हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हमें कवर करना है इस चैप्टर का नेक्स्ट वाला पॉइंट, जो कि है डॉक्टर हरगोविंद खुराना से रिलेटेड। अभी ये क्या था? हमने इसके पहले देखा है कि क्या होता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। इस डीएनए में क्या होता है, हमारे जो न्यूक्लियर जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। फिर इसको यूज करके एमआरएनए, टीआरएनए, देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, ये सब प्रोसेस नेचुरली होते रहती है। बट डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, इन्होंने एक नया टेक्निक डेवलप किया था जिसमें इन्होंने सिंथेसाइज किया आर्टिफिशियल एमआरएनए। ठीक है, आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है जो हम नेचुरल सोर्स को छोड़ के जो हम खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं, ये सब हो जाता है हमारा आर्टिफिशियल। ये जो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने किया था एक आर्टिफिशियल एमआरएनए का सिंथेसिस लैब में, और इसके ऊपर इन्होंने जो बेस पेयर्स रखे थे या फिर जो नाइट्रोजन सीक्वेंस रखा था नाइट्रोजन बेस पेयर का, ये एक नॉन सीक्वेंस था और एक रिपीटेड सीक्वेंस था। फिर इसको यूज करके इन्होंने क्या किया था, एक सिंथेटिक डीएनए को यूज किया था। फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाया था जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस था 2 या फिर 3 न्यूक्लियोटाइड का। ये कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स थे? उन्होंने कंटिन्यूअसली सीक्वेंस यूज किया था CUC, UCU, CUC एंड अगेन UCU। ठीक है, यानी ये जो नाइट्रोजन के बेस पेयर से ये स्पेसिफिक है और रिपीटेड। इसके बाद ये अगेन फिर यही वाला रिपीट होगा, अगेन इसके बाद ये वाला रिपीट होगा। ठीक है, इस तरह का एक नॉन कंपोजिशन वाला एक सिंथेटिक डीएनए बनाया था। फिर अभी इसके बाद आगे क्या होता है, फिर अभी इसके बाद ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ये रिजल्ट हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो क्या है, हमने जैसे देखा इस लास्ट वाले में यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये वाला किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को बनाता होगा, देन ये वाला जो कोडॉन है हमारा, ये स्पेसिफिक किसी और अमाइनो एसिड को बनाएगा। यानी कि क्या होने वाला है, अगर हमने ऐसा कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाया है या फिर सिंथेटिक सीक्वेंस बनाया है, इसका जो आउटपुट हमें मिलने वाला है या फिर जिसे हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा। तो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स कौन से थे? ये अल्टरनेटिवली थे ल्यूसीन और सेरिन। ठीक है, अल्टरनेटिवली ल्यूसीन एंड सेरिन का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिला। देन सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड चेन जिसमें 3 नाइट्रोजन बेस पेयर थे, जिसको रिपीट किया गया था इन द सीक्वेंस CUA, जो नेक्स्ट वाला सीक्वेंस है। ओके, इस सीक्वेंस में जब इसको बनाया गया, यहाँ पे मिलता है ल्यूसीन। उसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए जिसमें है सेवेरो ओशो। इन्होंने स्टैब्लिश किया कि जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है ये हेल्पफुल है किस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। दैट मीन्स एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए ये वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर इसका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फिर इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पर भी नहीं रुकी, आगे और भी कुछ साइंटिस्ट इनके साथ जुड़ते गए इस वाले टेक्निक या फिर इस वाले स्टडी से रिलेटेड। फिर फाइनली नीरेनबर्ग, देन मिथी एंड ओशवा, इन्होंने बताया कि 64 कोडॉन्स होते हैं हमारे जेनेटिक कोड में या फिर इन द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। कितने कोडॉन्स होते हैं? 64। ये वाला नंबर आपको याद रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर आपका जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, नीट जेईई इस टाइप के एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आता है। कितने कोडॉन्स है हमारे जेनेटिक कोड में, ये बताया गया था 64। ये किसने बोला था? नीनबर्ग ने, मिथी और ओशोवा, ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे देखना है डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। अभी डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड क्या है, ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। देखो, जैसे आप लोगों को याद होगा, हमने जब मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, फिर उसमें हमने जो टेबल्स पढ़े थे, इस टेबल में हमने क्या किया था, कैरेक्टर या फिर ट्रेट के जो इनिशियल वर्ड्स थे या फिर इनका हमने जो भी सिंबल कंसिडर किया था, इसके हमने जो जीन्स लिए थे, इसको हमने क्रॉस करने के लिए एक टेबल फॉर्मेट बनाया था। सेम उसी ट्रिक का यूज करके या फिर उसी ट्रिक के जैसे ही इस टेबल को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें इन तीनों भी साइड में कुछ ना कुछ कंपोनेंट लेना है। अभी इस टेबल को देख के डरने की कोई भी बात नहीं है, आपको ये कंप्लीट लर्न करने की नीड नहीं है। एक्चुअली ये कंप्लीटली बेस्ट है कि आप
इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले UCAG सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। अपर साइड एंड ये वाला साइड क्लियर हो गया। इसके बाद इधर वाला जो साइड है इसमें भी सेम सीक्वेंस रखना है, UCAG। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ हर एक बॉक्स में हमें ये चारों भी जो हमारे चारों भी नाइट्रोजन बेस है, ये चारों भी एक एक बॉक्स में ऐसे सभी बॉक्सेस में रखते हैं। इसके बाद में सिंपल क्या करना है, हम यहाँ पे कोडॉन हमेशा 3 लोग एक साथ मिलके बनाते हैं या फिर 3 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलके बनाते हैं। सो उस तरह से इधर से एक आएगा, एक ऊपर से आएगा और एक इस वाले रिस्पेक्टिव लाइन से आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अभी यहाँ पे है U, इधर आ गया U, इधर भी U था इसलिए सेकंड U आया। ये तीसरा U कहाँ से आया, इसके स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, U है, दैट्स वाई वो U यहाँ पे आ गया। देन अगेन इधर से ये वाला U, ऊपर वाला U, और सेकंड लाइन में उधर C है इसलिए इधर C आ गया। सो ये हो गया UUC। ऐसे ही सभी बॉक्सेस में ये सब कोड्स बनाए हुए हैं। अभी 3 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलकर के ग्रुप बनाने वाले हैं कोडॉन, और ये 3 जब एक साथ आते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो अभी जैसे कि मान लीजिए ऊपर के जो 2 है, सो ये दोनों मिलके फिनाइन, देन इधर ल्यूसीन, देन ये ल्यूसीन, ये सब ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सब अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको बनाने के लिए ये तीनों एक साथ काम करते हैं। अब इसमें एक बात याद रखना है कि स्पेसिफिक जो कोड होता है ये किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही बनाता है, बट हो सकता है कि 2 अलग अलग कोडॉन्स मिलके सेम अमाइनो एसिड को बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऊपर के 2 मिलके फिनाइन बनाते हैं, नीचे के 2 मिलके ल्यूसीन बनाते हैं। इसके बाद में और अगर हम नीचे के बॉक्स में आए तो ये चारों भी कोड करते हैं और ल्यूसीन को बनाते हैं या फिर ल्यूसीन का सिंथेसिस करते हैं। सो इस तरह से आपको ये अच्छे से इसमें से स्टडी करना है। इसमें टेंशन का कोई भी बात नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन एंड उधर वाली लाइन, बस हमें क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक नाइट्रोजन बेस पेयर को इसमें ऐड करना है और ये सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। फिर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर इसका हमें कॉपी करना होता है। देन ये 2 अलग अलग प्रोसेस बेस्ड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के, यानी कि जो हमारे प्रोसेस में जो पहले वाला अभी हमने देखा था कि ये वाला प्रोसेस कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सो जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस पे जो नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो न्यू वाला प्रोडक्ट बनने वाला है, इस पे कौन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएंगे इसके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें देखना है, इट इज एविडेंट दैट चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है ये किसका रिजल्ट होता है। सो ये रिजल्ट होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन्स। ये क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड यानी जो हमने अभी टेबल में देखा उस तरह के जेनेटिक कोड से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे मिक्सिंग किस तरह से होता है। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। नाउ ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है, that give the characteristic of genetic code। so characteristic of genetic code काफी बार पूछा गया है अभी तक, काफी इंटरेस्टिंग और इजी वाला पॉइंट है। इसमें आपको कुछ ज्यादा झिकझिक करना है नहीं, सिंपल अगर आपने अच्छे से सुन भी रहा देन आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सो इसमें सबसे फर्स्ट कोड आता है या फिर सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है जेनेटिक कोड का, दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड, ठीक है। ये कैसा होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है, 3, यानी ये 1 या 2 नहीं, ये 3 एक साथ प्रेजेंट होते हैं। कोई भी XYZ, ये 3 लोग एक साथ मिलके हमारा जेनेटिक कोड बनाते हैं, दैट्स वाई इसको ट्रिपलेट कहा गया है, ठीक है। सो ये एक स्पेसिफिक होते हैं। नाउ द सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बेसिस, इसे हम कोडॉन बोल सकते हैं। ये हमेशा 3 में ही होते हैं, 3 का ग्रुप मिलके एक कोडॉन बनाता है। ये स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, यानी कोई 3 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलके कोई एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को बनाते हैं। जो सीक्वेंस होता है कोडॉन का, इसका डायरेक्शन हमेशा 5' से लेके 3', यही वाला डायरेक्शन होता है। ये अच्छे से याद रखना है बच्चों। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जेनेटिक कोड है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे इंसान हो, कुत्ता, बिल्ली, एनीथिंग, ठीक है, हर एक जिंदा या फिर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इसका कोड है, हमारा जो जेनेटिक कोड होता है, ये हर एक में ट्रिपलेट फॉर्म में ही होता है।
ओके, सो कोई भी हो अगर जिंदा है सो उसका जो जेनेटिक कोड रहेगा ये ट्रिपलेट फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मीनिंग होता है? वही वाला कि हमारे पास स्पेसिफिक एंड पे एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव, इसी को पोलैरिटी कहा जाता है। जेनेटिक कोड जो होता है इसमें एक डिफाइंड पोलैरिटी होती है। दैट्स वाई हमेशा जो जेनेटिक कोड होता है इसका डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों? इसका डायरेक्शन होता है 5' to 3' एंड इसको हम 3' to 5' इस डायरेक्शन में नहीं पढ़ सकते, ठीक है? द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक एंड इट इज वेरी सेम, दैट इज 5' to 3'। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। एंड पोलैरिटी क्या है? इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस जेनेटिक कोड। गुड। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारा जो जेनेटिक कोड होता है ये हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मीनिंग है? ओवरलैपिंग का क्या मीनिंग होता है? मान लीजिए कि ये कोई एक बेस है या फिर ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है या फिर नाइट्रोजन के बेसेस है, एंड सेकेंड वाला जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है ये इसके साथ बेस पेयरिंग करता है। सो इसे कहा जाता है ओवरलैपिंग, या फिर ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये है ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग ये होता है बच्चों कि मान लीजिए अभी हमारे पास है ए टी, ये वाले दो बेस पेयर्स या फिर ये वाले दो नाइट्रोजन बेसेस। सो इस स्ट्रैंड के ऊपर अगर ए एंड टी है, ठीक है, सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा इसके ऊपर ए एंड टी हो सकता है क्या? कभी हो सकता है क्या? नहीं, नेवर। ए के साथ हमेशा टी होगा, टी के साथ हमेशा ए रहेगा, ठीक है? यानी कि क्या जो बेस पेयर या जो नाइट्रोजन बेस इधर पे है वो इधर कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं आएगा, इसी को कहा जाता है नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है? सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स वाई हमारे जो जेनेटिक कोड होता है ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारा जो जेनेटिक कोड होता है ये कॉमालेस होता है, यानी कि कंटिन्यूअसली जो हमारा स्ट्रैंड रहेगा कंटिन्यूअसली इस पे नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, कहीं पे भी कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट डॉट, कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कि ये कॉमालेस है, ठीक है? देन आफ्टर दिस हमारा जो जेनेटिक कोड होता है इट हैज डीजेनेरेसी। अभी डीजेनेरेसी का क्या मीनिंग होता है? डीजेनेरेसी का मीनिंग होता है कोई एक अमाइनो एसिड किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन होता है, बट बहुत से अमाइनो एसिड ऐसे भी है जिसको बनाने के लिए या फिर जिसको कोड करने के लिए मोर देन वन कोडॉन काम करते हैं या फिर काम कर सकते हैं, इसे कहा जाता है डीजेनेरेसी। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन को बनाने के लिए दो कोडॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दो कोडॉन, दोनों भी कोडॉन सिस्टीन का प्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद में एक आइसोल्यूसिन जो हमारा अमाइनो एसिड होता है, फिर आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोडॉन्स काम करते हैं, या फिर इसके प्रोडक्शन या इसके सिंथेसिस के लिए 3 कोडॉन्स को हम यूज कर सकते हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है डीजेनेरेसी। नाउ जो डीजेनेरेसी होती है कोड की, इसको एक्सप्लेन किया था किसने? वुबल्स हाइपोथेसिस, ठीक है? इन लोगों को देखो कुछ काम नहीं था, इन्होंने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हाइपोथेसिस दे दिए जो अभी आपको हेडेक देते हैं। सो डीजेनेरेसी वाला जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था बच्चों? वुबल हाइपोथेसिस ने दिया था। वुबल, WOBBLE, वुबल। देन यहाँ पे फर्स्ट 2 जो बेसेस थे डिफरेंट कोडॉन्स आर आइडेंटिकल बट द थर्ड वन वेरीज, ठीक है? जो पहले 2 बेसेस थे ये डिफरेंट कोडॉन इन डिफरेंट कोडॉन ये आइडेंटिकल थे, बट जो थर्ड वाला था ये अलग अलग था। यानी कि अगर कहीं पे CUC, ठीक है, ये किसी एक अमाइनो एसिड को बना रहा है और कहीं पे ऐसा है CUU, तो पहले 2 तो कॉमन है CU और CU, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है? यहाँ तीसरे वाले में, ठीक है? बट स्टिल दोनों भी मिलके किसी एक ही अमाइनो एसिड को बनाते हैं। सो ये वाला जो कैरेक्टर है इसको कहा जाता है डीजेनेरेसी। इसके बाद में नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर प्रेजेंट है इन सब में स्पेसिफिक और
कुछ हद तक सेम अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और इन्हें बनाने वाले जो कोडॉन होते हैं ये भी सेम ही रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल AUG, ये जो कोडॉन है ये स्पेसिफिकली सिर्फ मिथ्योनिन को बनाता है, फिर चाहे वो ह्यूमन हो या फिर बैक्टीरिया हो। ठीक है, समझ रहे हो। AUG क्या करता है, ये कोडॉन सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन को ही बनाता है। AUG किसको बनाता है, मिथ्योनिन। यूनिवर्सल, ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ AUG ही यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मीनिंग होता है कि कोई भी कोडॉन रहे, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वाला कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, ये कोडॉन जिस अमाइनो एसिड का सिंथेसाइज करता है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। सो सेम हियर, जो AUG है, AUG क्या करता है, मिथ्योनिन को ही बनाता है, फिर चाहे वो इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बैक्टीरिया हो, एनीथिंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर AUG कोडॉन है सो ये क्या करेगा, मिथ्योनिन को ही बनाएगा। और ये है हमारा जेनेटिक कोड का एक कैरेक्टरिस्टिक जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस। अभी नॉन एम्बिग्यूअस का क्या मीनिंग होता है, सो अमाइनो एसिड को इनकोड करता है कोई पर्टिकुलर कोडॉन, बट अल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग कोडॉन रिजल्ट देते हैं या फिर दो अलग अलग कोडॉन है, बट स्टिल वो जो अमाइनो एसिड बनाते हैं इन दोनों का अमाइनो एसिड सेम है या फिर कॉमन है। सो ये हो सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स विल नेवर बी इनकोडेड बाय द सेम कोडॉन, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोडॉन, मान लीजिए कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा AUG, ठीक है, ये क्या कर रहा था, AUG बना रहा था मिथ्योनिन को। सो AUG अगर मिथ्योनिन को बनाता है सो AUG ही हमारा ल्यूसीन वगैरह और किसी अमाइनो एसिड को नहीं बना सकता। ठीक है, अगर AUG मिथ्योनिन बनाता है तो वो सिर्फ मिथ्योनिन ही बनाएगा। ओके, ये सिर्फ मिथ्योनिन बनाएगा, इसके अलावा ये और दूसरा कोई भी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि AUG को छोड़ के, मान लीजिए जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि AUU, ये वाला भी जो कोडॉन है ये भी मिथ्योनिन ही बना रहा है। ठीक है, कोडॉन डिफरेंट है बट इनका अमाइनो एसिड सेम बनता है, ये हो सकता है, इसे कहा जाता है नॉन एम्बिग्यूअस। बट ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग, कि मान लीजिए कि यही वाला जो कोडॉन है ये मिथ्योनिन भी बनाता है एंड प्लस और भी कुछ बनाता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस वाले क्वालिटी या फिर इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है नॉन एम्बिग्यूअस। ओके, काफी इजी है बच्चों, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए। गुड, नाउ यहाँ तक सभी को क्लियर है हर एक पॉइंट। अभी हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। अभी हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या करना है, हम जा रहे हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, इन दो अलग अलग प्रोसेसेस को यूज करके। ठीक है, सो प्रोसेस के हमने स्टार्टिंग में ही स्टेजेस देखे थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। फिर अभी इसमें इनिशिएशन करने के लिए जो कोडॉन यूज होगा ये होता है इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन के लिए यूज किया जाने वाला कोडॉन कहलाएगा टर्मिनेशन कोडॉन। अभी ये क्या होता है, सो हमेशा याद रखना है AUG हमेशा इनिशिएशन कोडॉन होता है, यानी कि प्रोसेस का स्टार्ट करने के लिए हर वक्त हमेशा AUG ये वाला जो कोडॉन है इसी को यूज किया जाता है हर एक mRNA में। देन जो हमारा AUG होता है ये कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा, मिथ्योनिन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, AUG बनाता है मिथ्योनिन को। और हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं जिसमें से 3 कोडॉन्स जो कि है UAA। ठीक है, वी हैव हाउ मेनी कोडॉन्स, हमारे पास 64 कोडॉन्स है। इसमें से जो 3 कोडॉन्स है जिसको हम पढ़ सकते हैं UAA, UAG एंड UGA, इन तीनों कोडॉन्स को कहा जाता है टर्मिनेशन कोडॉन। यानी ये तीनों कोडॉन अगर कहीं पे दिख गए समझ लेना यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कट, टर्मिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। एंड ये वाले जो तीनों भी कोडॉन्स है ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इनका एक ही काम है कि कट कर दो, बस बात खत्म। आफ्टर दैट, अरे हाँ, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक रह गया था यूनिवर्सल। यूजुअली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें स्पेसिफिक कोडॉन होते हैं और ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ठीक है, जो हमारा जेनेटिक कोड के हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, इसमें ये भी एक प्रॉपर्टी थी यूनिवर्सल, जिसका मीनिंग होता है कि अगर इंसान में एयूजी मिथ्योनिन बना रहा है तो फिर और भी कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी एयूजी मिल करके मिथ्योनिन ही बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। अभी कोडॉन तो हमने देख लिया, कोडॉन का क्या मीनिंग होता है, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें 3 नाइट्रोजन के बेस पेयर्स एक साथ आते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर, 3 नाइट्रोजन बेस पेयर अगर एक साथ है इसे कहा जाता है कोडॉन, जिसका एक एग्जांपल है हमारा एयूजी। कोडॉन्स का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ऐसा ही होता है, कोडॉन्स 5' से 3' यही डायरेक्शन में हमेशा रहते हैं। ओके, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोडॉन हमेशा 5 से लेके 3 की तरफ जाने वाले हैं। एंटी कोडॉन नाम पे से पता चल रहा है, देखो एंटी का मीनिंग होता है एंटी नहीं, एंटी का मीनिंग होता है अपोजिट, विरुद्ध। ठीक है, एंटी कोडॉन यानी क्या होता है, एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे टीआरएनए पे। ठीक है, जो एंटी कोडॉन होते हैं ये कहाँ पे है बच्चों, एंटी कोडॉन हमेशा हमारे टीआरएनए पर प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड टीआरएनए पे क्या करते हैं, ये टीआरएनए का ही पार्ट होता है। और अभी ये एंटी है यानी कि ये उल्टे है, सो इनका डायरेक्शन होता है 3 से 5। कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा AUG है हमारा कोडॉन। ठीक है, नाउ अभी हमारा इसी का एंटी कोडॉन रहेगा UAC। ठीक है, इसका एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, टीआरएनए पर प्रेजेंट होता है, टीआरएनए पे प्रेजेंट है। एंटी कोडॉन का सीक्वेंस अपोजिट होने वाला है, और ये कौन सा होता है एंटी कोडॉन, अगर ये हमारा 5' से 3' है सो इसका अपोजिट ये क्या होगा 3' से 5'। ओके, समझ रहा है बच्चों यहाँ तक, गॉट इट। सो कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, कोडॉन का क्या मीनिंग होता है, अगर 3 नाइट्रोजन बेस पेयर एक साथ है इसको कोडॉन बोलते हैं। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप रहेगा टीआरएनए पर, ठीक है, टीआरएनए पर रहने वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो ग्रुप रहेगा इसको एंटी कोडॉन कहा जाता है। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहने वाला है। सो चलते हैं आगे, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। गुड, नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोडक्ट sequence of codon on the mRNA by studying the sequence of amino acid in polypeptide chain। अगर हमें पॉलीपेप्टाइड चेन में सीक्वेंस क्या है अमाइनो एसिड का अगर ये हमें पता चल जाता है, सो हम काफ़ी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके रिलेटेड जो इसका mRNA रहा होगा, इस mRNA पर नाइट्रोजन या फिर कोडॉन, नाइट्रोजन बेस पर या फिर कोडॉन कौन से रहेंगे, किस सीक्वेंस में रहेंगे, ये हम इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना है मेरे प्यारे बच्चों। म्यूटेशन का मीनिंग होता है सडन चेंज। कहाँ पे, जेनेटिक्स में। जेनेटिक मटेरियल में अगर कुछ सडन चेंज होता है जिसका इफेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों पर, इसे कहा जाता है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन फिनोमिना कभी भी होता है डीएनए सीक्वेंस में, कभी भी इसका कुछ भी प्रीडिटर्मिनेशन नहीं होता कि आज होगा कल होगा, नहीं, ये कभी भी हो सकता है। Then along with the recombination, mutation is raw material for इवोल्यूशन। अभी म्यूटेशन, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि नेचर में कोई भी काम फुकट में या फालतू में नहीं होने वाला, हर एक काम के पीछे एक रीजन होता है। म्यूटेशन का क्या रीजन है या फिर म्यूटेशन के पीछे एम क्या है। सो म्यूटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन कहाँ से आएगा, नया बदलाव अडाप्टेशन ही कहाँ से आएगा। ठीक है, सो जब म्यूटेशन होता है यानी कि जो एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है जेनेटिक्स का, इस जेनेटिक्स में कुछ अचानक से चेंज हो गया, इसके कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ नया बनता है। ठीक है, नया बनता है, कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है। सो दैट्स वाई म्यूटेशन के पीछे का एक रीजन क्या है या फिर इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है इवोल्यूशन करना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ बेटरमेंट करना है, देन इवोल्यूशन होता है। नाउ ड्यूरिंग म्यूटेशन, अभी म्यूटेशन में क्या क्या हो सकता है। सो म्यूटेशन में फर्स्ट हो सकता है डिलीशन, कोई एक जीन डायरेक्ट डिलीट हो गया, कट ही कर दो। ठीक है, या फिर हो सकता है इंसर्शन, इसका अपोजिट इंसर्शन, या फिर डुप्लीकेशन या फिर गेन, किसी एक नया जीन का एंट्री हो जाना, ये भी म्यूटेशन कहलाता है डीएनए सीक्वेंस में। ठीक है, सो डीएनए में अगर कहीं पे इवोल्यूशन हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है, सो इसके दो मेथड होते हैं। एक है डिलीशन की, ऑलरेडी जो जीन प्रेजेंट है इसको डिलीट कर दो, काट दो।
सेकंड है गेन या फिर इंसर्शन, यानी कि कुछ नया ले लो। जैसे कि आप लोगों ने जो क्रिश 3 वाला मूवी देखा होगा, इसमें देखा होगा कि जो काल था उस बेचारे ने क्या किया था, इसने मानवर बना दिए थे, जानवर और मतलब मानव, इन दोनों को मिला के मानवर बना दिया था। सो इसने क्या किया था, जो जीन्स, जैसे कि उसमें एक इनिशियल में ही एक आपको सीन याद अगर आ रहा होगा, सो एक ह्यूमन होता है बट वो इतनी लंबी सी उसकी जबान निकाल देता है बाहर कीड़ा खींचने के लिए। ये वाला जो इसका कैरेक्टर या फिर ये वाली जो इसकी एक्टिविटी थी, ये रिसेंबल करती है फ्रॉग की एक्टिविटी से। जिस तरह से फ्रॉग अपनी टंग बाहर निकाल के किसी इंसेक्ट को खींच लेती है, उस तरह से ह्यूमन में हुआ था। यानी इसमें क्या हुआ है, गेन या फिर इंसर्शन, फ्रॉग का कोई जीन इंसर्ट कर दिया था इंसान में, ठीक है। सो इस तरह से इवोल्यूशन, म्यूटेशन या फिर अगर हमें डीएनए में चेंज करना है, सो इसके दो तरीके हैं। एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो जीन है इसको कट कर दो, सेकेंड है कि कुछ नया ऐड करो, या फिर जो ऑलरेडी है उसी का किसी और एक डुप्लीकेट बना दो। सो ये दोनों मेथड से जिसको यूज करके म्यूटेशन किया जाता है। नाउ म्यूटेशन के बारे में और कुछ बताया हुआ आपको। नाउ म्यूटेशन में एक ऐसा पॉइंट जहां पे डीएनए में चेंज हो रहा है, या फिर जो भी हम डीएनए के साथ कर रहे हैं, आइदर डिलीशन और फिर एडिशन। सो ऐसा जो पॉइंट होता है म्यूटेशन का, इसे कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। अगर हम किसी एक पॉइंट पे करते हैं, इसे कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल इसमें आता है सिकल सेल एनीमिया। अभी सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, सो इसके लिए आपको रेफर करना है प्रीवियस वीडियोस। देन डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर ऑफ द डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फर्स्ट इसमें एक पार्ट है शिफ्ट म्यूटेशन या फिर डिलीशन म्यूटेशन, यानी कि वही है डिलीशन, यानी एक ऑलरेडी जो इसमें जीन प्रेजेंट था इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। शिफ्ट यानी क्या किया है, प्रेजेंट है बस उसी को शिफ्ट किया कहीं और जगह पे, ठीक है। लेफ्ट में था उसको राइट में डाल दिया। सो ये भी आता है अंडर द शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बाद में इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एक या फिर एक से ज्यादा बेस पेयर अगर हमने किया है, सो ये क्या करता है, हमारा जो कंप्लीट फ्रेम होता है इसको चेंज कर देता है। और ये सब रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये सब टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन इंसर्ट कर सकते हैं ना। अब इसके बाद हमें आगे वाला हमारा पार्ट देखना है जो कि हमारा टीआरएनए, इसी को कहा जाता है अडाप्टर मॉलिक्यूल। नाउ टीआरएनए, अभी अडाप्टर मॉलिक्यूल, अडाप्टर ये नाम आप लोगों ने तो काफी बार सुना होगा आपके घर में, ठीक है। अडाप्टर का क्या मीनिंग होता है, जब हम फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, सो ऐसा होता है कि हम जो कॉर्ड यूज करते हैं उस कॉर्ड को डायरेक्टली हम हमारे स्विच बोर्ड में डाल देते हैं, देन मोबाइल में इंसर्ट कर देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। अडाप्टर यानी एक बीच में एक मेडिएटर होता है जो स्विच बोर्ड और अपने मोबाइल दोनों को कनेक्ट करता है। सो अडाप्टर का मीनिंग क्या है कि जो किसी दो थिंग्स को कनेक्ट करता है, ये होता है अडाप्टर। नाउ टीआरएनए को भी अडाप्टर क्यों कहा गया है, ठीक है। सो अभी बच्चों यहाँ पे ये जो आपको आड़ा टेढ़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा टीडीएनए। टीडीएनए पे यहाँ पे, सॉरी टीआरएनए, यहाँ पे जो नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है लूप, ठीक है, इसके ऊपर हमेशा प्रेजेंट होता है हमारा एंटीकोडॉन, ठीक है। एंटीकोडॉन, अभी एमआरएनए आप सबको पता है, ठीक है। अभी हमें बनाना है प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे नाइट्रोजन के बेस पेयर्स, ठीक है। अभी जब तक इन एमआरएनए पर जो ये नाइट्रोजन के बेस पेयर्स है, ये किसी और एंटीकोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना देते हैं या फिर उनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या बनता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ओके। ये सब बेसिक कंसेप्ट है। बट एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये जो बेस पेयर्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली एमआरएनए तक ऐसे दौड़े दौड़े नहीं जा सकते, इसे जाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, और ये व्हीकल कोई नहीं बल्कि ये होता है हमारा टीआरएनए। फिर टीआरएनए क्या करता है, एंटीकोडॉन्स को लेकर जाता है एमआरएनए तक, और फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। दैट्स वाई इसको अडाप्टर मॉलिक्यूल कहा गया है, ठीक है। नाउ जो साइंटिस्ट है इन्होंने कंसिडर किया था कि कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको यूज करके हमारा टीआरएनए रीड कर सके कोडॉन्स को, ठीक है, कोडॉन्स को रीड कर सके और कोडॉन को रीड कर सकते या फिर इसको रीड कर सकता है। बट जो हमारा टीआरएनए है ये एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के तौर पे भी कंसिडर किया गया है, बिकॉज एडाप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कि ये काफ़ी लेट समझ में आया था कि जब तक टीआरएनए खुद से एंटीकोडॉन्स को लेकर नहीं जाएगा तब तक वहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं होने वाली। ये काफ़ी लेट समझ में आया था, इसलिए इसको काफ़ी लेट ये दिया गया था इतना इम्पोर्टेंस कि इट इज़ एन अडाप्टर मॉलिक्यूल। नाउ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनली इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
अभी देखिए ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक अ लीफ, दो इधर है और एक सेंटर में, सो ये किसी लीफ की तरह स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA ये पजेस करता है एंटीकोडॉन लूप, जो हमने अभी डायग्राम में देखा लास्ट वाले, ठीक है। यहाँ पे ये होता है इसका लूप ऑफ एंटीकोडॉन या फिर एंटीकोडॉन लूप। इसे इसके ऊपर जो कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसको एंटीकोडॉन कहा जाता है। इसका डायरेक्शन हमने देखा था उल्टा होता है, 3' to 5' होता है, एंड एक अनपेयर्ड CCA बेस इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट होता है, CCA ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। एंड इस CCA बेस के ऊपर हमारा अमाइनो एसिड बाइंड होता है। हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट एवरी अमाइनो एसिड, फॉर एवरी अमाइनो एसिड जो tRNA होता है ये डिफरेंट होता है। एंड इनिशिएटर tRNA स्पेसिफिक फॉर मिथ्योनिन, इनिशिएटर tRNA स्पेसिफिक होता है किसके लिए? मिथ्योनिन के लिए, क्योंकि हमने देखा था मिथ्योनिन कौन बनाता है? AUG कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, और ये इनिशिएटर कोडॉन होता है। ओके, नाउ देयर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी tRNA नहीं होता, सिर्फ इनिशिएटर के लिए ही tRNA होता है। इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमारा tRNA मॉलिक्यूल होता है ये इन्वर्टेड L के फॉर्म में दिखता है। अगर इसका 3D फॉर्म हमने देखा इस डायग्राम का, सो ये किसी उल्टा L इस टाइप में दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अभी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला प्रोसीजर स्टार्ट करना है जो कि है ट्रांसलेशन। नाउ ट्रांसलेशन के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर आइदर ये हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आए या डिस्क्रिप्टिव टाइप में आए, एनी ऑफ द थिंग, जो भी फॉर्म में इसके ऊपर क्वेश्चन आए, हमें इसका ये वाला जो प्रोसेस है इसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए इस कंसेप्ट से रिलेटेड, वी शुड एबल टू आंसर इट। ओके, सो अभी अच्छे से बन जाओ बच्चों, अच्छे से बैठ जाओ, बुक्स ले लो, नोटबुक्स ले लो, कलर पेन्स ले लो, अपने बुक नोटबुक घान करना स्टार्ट कर दो। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ ट्रांसलेशन, या फिर इसी को कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। सो ट्रांसलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें mRNA पर जो कोडॉन्स प्रेजेंट थे इसको ट्रांसलेट किया जाता है किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड में। इस अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट करने के बाद एक सीक्वेंस बनती है पॉलीपेप्टाइड की राइबोसोम्स पर। जितने भी अलग अलग प्रोटीन के टाइप्स हमें सिंथेसाइज करना है, सो ये सब रिक्वायर करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को मिलकर के आगे बनता है प्रोटीन्स, और इस कंप्लीट प्रोसीजर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अमाइनो एसिड चाहिए, mRNA चाहिए, tRNA चाहिए, राइबोसोम चाहिए, ATP मॉलिक्यूल ऑब्वियसली एनर्जी के लिए चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। प्रोसेसेस की अगर हम बात करें सो हमें इलोंगेशन चाहिए, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीजिंग फैक्टर ये भी चाहिए, ठीक है। सो ये सब फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। सो एक बार देख लेते हैं ट्रांसलेशन, ये मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है? पर जितने भी कोडॉन्स होते हैं इसको ट्रांसलेट किया जाता है एंड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन द सीक्वेंस फॉर्म पॉलीपेप्टाइड ऑन द राइबोसोम्स। राइबोसोम के ऊपर इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या फिर पॉलीपेप्टाइड बनकर के तैयार होता है। नाउ अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड एक रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। जिस तरह से घर को बनाने के लिए हमारे पास ईंटें, रेती, सीमेंट, ये सब क्या होता है? रॉ मटेरियल, यानी इनको मिला करके बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बहुत सारे जब एक सीक्वेंस में बनते हैं, ठीक है, इनका अगर सीक्वेंस है, बहुत सारे अमाइनो एसिड है, फिर ये कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन्स में, ठीक है। गुड, बहुत प्यारे। सो ये एक रॉ मटेरियल होता है हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। अभी हमारे पास अमाइनो एसिड कितने प्रेजेंट है? तो हमारे पास लगभग 20 अलग अलग अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं? ये एक नॉन फॉर्म ऑफ प्रोटीन को बनाते हैं, और ये अवेलेबल होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन है इनका साइटोप्लाज्म। किसकी? ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है, 20 अमाइनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है? अभी ए का मीनिंग है यहाँ पे अमाइनो एसिड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों। 20 अमाइनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिनका लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म, यानी ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के बाहर सेल में प्रेजेंट होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड पार्ट आता है हमारा डीएनए।
डीएनए कंट्रोल्स, क्या क्या कंट्रोल करता है? प्रोटीन्स को हैविंग अमाइनो एसिड इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, और ये जो कंट्रोल होता है ये पॉसिबल है ओनली थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। अब ये तो हमने काफी बार देखा है कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोडॉन जरूरी होता है। सो सेकंड पार्ट आता है इसमें, डीएनए कंट्रोल करता है किस चीज को? सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन के सिंथेसिस को डीएनए कंट्रोल करता है, बिकॉज अमाइनो एसिड वगैरह का सिंथेसिस इसी के साथ रिलेटेड होता है। नाउ ये जो कंट्रोल है ये पॉसिबल होता है थ्रू द प्रोसेस जिसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसका? ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड क्यों गया भाई? हाँ, सो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये है आरएनए। इट सर्व्स एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। आरएनए क्या करता है? जितने भी आरएनए हैं ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। अभी देखो बच्चों, जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, इस डीएनए का ही हम एक पार्ट लेते हैं, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में देखा था हमने, इसी का हम एक स्ट्रैंड लेकर के आगे की प्रोसेस करते हैं। दैट्स वाई डीएनए होता है। फिर डीएनए से हम ऐसे तैसे करके आरएनए वारएनए बना लेते हैं, और फिर एंड में ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन होने के बाद हमें मिलता है प्रोटीन। सो इस तरह से डीएनए और प्रोटीन, इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट है ये कौन है? आरएनए। आरएनए के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एंड ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए आर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट। जितने भी आरएनए के टाइप है इसको हम इंटरमीडिएट कंसिडर कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए का कन्वर्जन टू द प्रोटीन। ओके, गुड। अब इसके बाद हमें आगे वाला पार्ट देखना है, राइबोसोम। अभी राइबोसोम क्या है? सो अभी अगर आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं खाना खाने? आइदर आप आपके खुद के घर में जाओगे, या फिर अगर बाहर है तो होटल में जाने वाले हो। सो खाना तो खाना है, बट आपको उसके खाने के लिए भी कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाना है, प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, ठीक है। सो इस तरह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है इसको प्लेटफॉर्म देने का काम करता है राइबोसोम। सो राइबोसोम एक साइट होती है या फिर एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अभी राइबोसोम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो राइबोसोम का एक्चुअल में, अगर आपको राइबोसोम का अच्छे से स्ट्रक्चर देखना है, सो जो हमारे पुराने 12th बोर्ड के जो बुक्स थे इसमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आई थिंक बेटर है एज कम्पेयर टू जो अभी दिया है। सो आप उसको भी एक बार रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो जो राइबोसोम होता है एक्चुअल में ये दो अलग अलग यूनिट्स का बना होता है, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये राइबोसोम है। सो एक उसका ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है और एक पार्ट होता है जो कि साइज में एज कंपेयर टू अनदर छोटा होता है। सो एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों भी सब यूनिट ऑकर सेपरेटली ऑन द इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये दोनों भी अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों सब यूनिट्स एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये दोनों भी जो इसका पार्ट होता है ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, बिछड़े हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म में। बट जब बात आती है प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है, ऐसे कंडीशन में ये दोनों सब यूनिट एक साथ आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके कारण? मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन के कारण राइबोसोम के दो अलग अलग यूनिट एक साथ आते हैं और दोनों मिल करके एक साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। गुड, ओके। सो समझ में आया यहाँ तक राइबोसोम क्या करता है? ये एक प्लेटफॉर्म या फिर साइट प्रोवाइड करता है। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। बट जब प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आती है इस टाइम पे मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन का यूज करके ये दोनों यूनाइट होते हैं या फिर एसोसिएट हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोसेस। नाउ राइबोसोम पे क्या होता है? राइबोसोम पे एक बाइंडिंग साइट होती है, ऐसा बाइंडिंग साइट जहां पे एमआरएनए बाइंड हो सकता है, और 3 बाइंडिंग साइट होती है जहां पे टीआरएनए बाइंड होता है, ठीक है। सो अभी आपको इमेजिन करना है कि राइबोसोम है, इसके पास एक साइट है जहां पे एमआरएनए बाइंड होता है और 3 ऐसे साइट है जहां पे टीआरएनए बाइंड हो सकता है, ठीक है। नंबर से याद रखने, द पॉइंट इज
कि आपको नंबर याद रखने हैं। सो राइबोसोम पे एक पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ mRNA बाइंड होने वाला है और 3 अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पे tRNA बाइंड होने वाला है। नाउ दे आर पी साइट, जिसे कहा जाता है पेप्टिडिल tRNA साइट। देन एक ए साइट होता है जिसे कहा जाता है अमाइनो असाइल tRNA साइट, और एक होता है ई साइट। ठीक है, सो ये सब हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये जो tRNA के लिए 3 अलग अलग बाइंडिंग साइट्स दिए थे, ये कौन कौन से? सो जो फर्स्ट वाला है पी, सो पी साइट का मीनिंग होता है पेप्टिडिल tRNA साइट। जो ए साइट होता है ये होता है अमाइनो असाइल tRNA साइट। ई साइट का मीनिंग होता है एग्जिट साइट, जहां से हमारा प्रोसेस फिनिश होने वाला है। सो ओनली फर्स्ट tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर होता है पी साइट ऑफ राइबोसोम में। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। ठीक है, अभी tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स का क्या मीनिंग होता है? सो अमाइनो tRNA अमाइनो एसिड, tRNA प्लस इसके साथ कुछ अमाइनो एसिड रहने वाले हैं, इनका जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रहने वाला है ये डायरेक्टली हमारे पी साइट के ऊपर अटैच करता है या फिर अटैक कर देता है और वहां पे स्टिक हो जाता है और प्रोसेस कंटिन्यू करता है। अभी बात करते हैं यूकैरियोट्स की। सो यूकैरियोट्स यानी क्या? हम जैसे लोग जो कि काफी डेवलप हो चुके हैं। सो हमारे पास क्या होता है? सो इन यूकैरियोट्स अ ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्रॉम द एक्शन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स। सेल में जो एंजाइम रहते हैं, हो सकता है कि ये एंजाइम जो हमारा पॉलीपेप्टाइड का चेन बना है या फिर जो बन रहा है इसके ऊपर अटैक करे या फिर इसके प्रोसेस में इंटरफेयर करे। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों जो सब यूनिट होते हैं आरएनए के, इनके बीच में ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है। ये हेल्प करता है हमने जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और एज वेल एज ये प्रोटेक्ट करता है mRNA को फ्रॉम द एक्शन ऑफ न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियस क्या करता है? जितने भी ये न्यूक्लिक एसिड बने हैं इसको कट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। सो इस न्यूक्लियस एंजाइम से हमारे mRNA को बचाना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो ये भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। नाउ अभी एक्चुअल में ट्रांसलेशन का या फिर प्रोटीन को सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, सो इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम। एक स्टेप होता है इनिशिएशन, यानी कि स्टार्ट करना है प्रोसेस को। उसके बाद में आता है इलोंगेशन, यानी कि इसका लेंथ हमें बढ़ाना है या फिर इसका जो हमारा चेन है इस चेन को हमें बड़ा करना है। और टर्मिनेशन का मीनिंग होता है कि अभी हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो ये तीनों भी सिक्वेंशियल स्टेप्स है। अभी वन बाय वन एक एक स्टेप को हम अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट आता है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सो इनिशिएशन कैसा होता है? अभी सबसे पहले अगर हमें किसी प्रोसेस को इनिशिएट करना है सो पहले नीड होता है एक्टिवेशन करने का। सो अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए इसेंशियल होता है ट्रांसलेशन, और एनर्जी भी चाहिए। फिर हमें चाहिए एटीपी। फिर इसेंशियल पार्ट कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हमें चाहिए अमाइनो एसिड एंड सेकंड वन हमें चाहिए एटीपी। एटीपी और अमाइनो एसिड दोनों भी इसेंशियल होते हैं अगर हमें चेन बनाना है। ठीक है, अभी हमारे पास अमाइनो एसिड बन गए हैं, अमाइनो एसिड आर रेडी। अभी हमें क्या करना है? इसको कंपाइल करके स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है। फिर इसलिए इसेंशियल पार्ट क्या हो गया? एटीपी चाहिए एनर्जी के लिए और अमाइनो एसिड चाहिए। देन अभी आता है अगेन राइबोसोम। अभी राइबोसोम का जो छोटा वाला पोर्शन था या फिर जिसको हमने स्मॉल सब यूनिट कहा था, ये क्या करता है? ये अटैच करता है हमारे mRNA के 5' एंड को। ठीक है, mRNA के 5' एंड को अटैच कर देता है या फिर स्टिक हो जाता है। फिर वहां पे आता है इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन कौन सा था बच्चों? नींद में भी पूछे तो आपको बताते आना चाहिए। इनिशिएटर कोडॉन था हमारा AUG और ये बनाता है मिथ्योनिन को। फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनिशिएटर कोडॉन, दैट इज AUG। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? mRNA पे। AUG कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे mRNA पे प्रेजेंट होता है। क्या करता है? ये करता है मिथ्योनिन का प्रोडक्शन, और ये स्टार्ट कोडॉन है और इसलिए क्या करता है? इनिशिएट करता है हमारे प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस? प्रोटीन को बनाने की। क्या कहते हैं प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को? ट्रांसलेशन। ठीक है, काफी इजी है, कुछ भी समझने जैसा, सॉरी कुछ भी ना समझने जैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो इसेंशियल पार्ट क्या है इनिशिएशन में? अभी हम पहला स्टेप देख रहे हैं, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशियल में हमें कुछ इसेंशियल पार्ट चाहिए। कौन कौन सा है वो इसेंशियल पार्ट? अमाइनो एसिड चाहिए, है क्या? मिल गया, ओके वेरी गुड। अभी चाहिए एटीपी एनर्जी के लिए, दोनों इसेंशियल पार्ट मिल गए, गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या होता है? अभी राइबोसोम का कौन सा वाला पार्ट? छोटा वाला पार्ट क्या करता है? राइबोसोम का ये छोटा वाला पोर्शन अटैच होता है हमारे mRNA के 5' एंड पे।
5' एंड पे तो एक ट्विस्ट था, क्या था, यहाँ पे था इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है, AUG। AUG कहाँ प्रेजेंट है, mRNA पर, और यहाँ पे ये बाइंड हो जाता है, प्रोसेस को इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसलेशन अभी हो गया है स्टार्ट। गुड। अभी जो इनिशिएटर tRNA था ये बाइंड करता है विथ इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है, AUG। फिर इसका एंटी कोडॉन कौन सा रहने वाला है, UAC। ये कहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे tRNA पे, इसको याद रखना है। अभी ये जो इनका बाइंडिंग होता है कोडॉन एंटी कोडॉन का, ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज करके नाइट्रोजन की जो ये बेसेस होते हैं, इनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है और बेस पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, अभी जो हमारा AUG था इसके ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहने वाला है, मिथियोनिन। ठीक है, ये मिथियोनिन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, या फिर अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो वहां पे होता है फॉर्मिल मिथियोनिन। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है CTE या फिर और आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि AUG कोड करता है मिथियोनिन को इन केस ऑफ यूकैरियोट्स यानी हम जैसों में, बट व्हाट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। सो प्रोकैरियोट में सेम वाला जो कोड है ये बनाता है मिथियोनिन, बट ये कौन सा मिथियोनिन होता है, ये होता है फॉर्मिल मिथियोनिन। ओके, सो अभी हमने स्मॉल पार्ट पे देख लिया राइबोसोम के क्या होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लार्ज सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, ये क्या करता है। सो हमारा राइबोसोम का जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है ये क्या करता है, ये ज्वाइन करता है स्मॉल सब यूनिट के साथ। अभी इन दोनों के ज्वाइनिंग के लिए कौन सा आयन चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन। हमने पिछले बार भी देखा है कि जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है इसको छोटे वाले के साथ ज्वाइनिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन। ये है हमारा राइबोसोम। ठीक है, देन जो इनिशिएटर होता है, इनिशिएटर चार्ज tRNA भी आ गया यहाँ पे। एंड tRNA कौन से साइट पे होता है, tRNA होता है हमारे P साइट के ऊपर, एंड A साइट यहाँ पे वैकेंट होता है इनिशियली। नाउ इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप जो कि है इलॉन्गेशन। इनिशिएशन हो चुका है, इसके बाद इलॉन्गेशन, यानी कि हमें पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ को बढ़ाना है। फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं ये ऐड होते हैं 1 by 1। पहले जो अमाइनो एसिड बना था ये मिथियोनिन था। ऑलवेज हमेशा याद रखना है, जो भी यूकैरियोट रहने वाला है इसमें पहला अमाइनो एसिड कौन सा बनता है, मिथियोनिन, बिकॉज जो हमारा इनिशिएटर कोडॉन है AUG ये क्या करता है, मिथियोनिन को बनाता है। नाउ जो अमाइनो एसिड होता है इसके एक्टिवेशन के लिए ATP चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए, इनका एक्टिवेशन होते रहता है और फिर ये एक लंबा चेन बनाते जाते हैं। नाउ दिस अमाइनो एसिड बाइंड विद द अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ द tRNA। tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड को बाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होता है, और फिर ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये चेन है अमाइनो एसिड का, यहाँ पे है मिथियोनिन, मान लीजिए यहाँ पे है ल्यूसीन, ऐसा एक बड़ा सा ये चेन है पॉलीपेप्टाइड का या फिर हमारे अमाइनो एसिड का। फिर यहाँ पे आता है हमारा ठीक है, फिर अभी यहाँ पे होता है tRNA, यहाँ पे किसका ऐसा आम होता है छोटा सा, ARM, आम नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एक बाइंडिंग साइट होता है। सो ये tRNA है और इसके साथ क्या हुआ है, हमारे tRNA के साथ एक अमाइनो एसिड की जो चेन है ये बन गई है। सो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, और ये होता है इलिमिनेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, अभी ये कंटिन्यूएशन इसमें एडिशन होने वाला है। इसमें एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑकर इन द 3 स्टेप्स, या फिर किस तरह से इसमें एक्चुअल एडिशन होता है। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है कोडॉन रिकॉग्निशन। सो इसमें क्या होता है, अभी कोडॉन रिकॉग्निशन ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। कौन से चीज का फर्स्ट स्टेप है, जो ये एडिशन हो रहा है अमाइनो एसिड का, इसका फर्स्ट स्टेप होता है कोडॉन रिकॉग्निशन। सो अमाइनो असाइल tRNA molecule enters the ribosome at a site, anticodon bind with the codon by hydrogen bonds। अभी हमने सॉरी अभी हमने देखा था कि जो हमारा राइबोसोम होता है, ठीक है, इस राइबोसोम पे कहीं ना कहीं है हमारा mRNA,
फिर यहाँ पे डिफरेंट साइट थे, हमने देखा था P A ऐसे साइट्स थे जहाँ से tRNA एंटर हो सकता है या फिर tRNA इसको अटैच करता है। सो स्पेसिफिक साइट पे जाकर tRNA अटैच हो जाएगा। फिर tRNA के ऊपर होता है हमारा एंटीकोडॉन। सो एंटीकोडॉन और mRNA पर जो हमारे कोडॉन थे ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ चेन बनाना, अमाइनो एसिड बनाना या फिर इसका चेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में सेकंड आता है अमाइनो एसिड ऑन द फर्स्ट इनिशिएटर tRNA एट द P साइट एंड अमाइनो एसिड ऑन द tRNA एट द A साइट ज्वाइन बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अभी यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स है P और A, इन दोनों में भी जो tRNA होते हैं, ये दोनों tRNA क्या करते हैं, यूजिंग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं यूजिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी यहाँ पे एंजाइम राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट। यहाँ पे राइबोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और इन दोनों भी साइट पर जो tRNA प्रेजेंट थे इनको कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। इस टाइम पे जो फर्स्ट tRNA था P साइट के ऊपर इसे किक आउट किया जाता है, यानी यहाँ से ये वाले साइट पे जो भी प्रेजेंट था इसको बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले इनका पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए ये दोनों रेडी होते हैं, इसको सब कुछ हेल्प भी मिलता है, बट बाद में जो P साइट के ऊपर प्रेजेंट था इसको बाहर निकाल दिया जाता है प्रोसेस से। ठीक है, अभी आता है मेन पोर्शन हमारा जो है ट्रांसलोकेशन, यानी कि जगह को अभी बदलना है। जो हमारा tRNA A साइट के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है, ये क्या करता है, एक डाइपेप्टाइड को कैरी करता है और फिर जो P साइट होता है ये मूव होता है जो A साइट होता है ये P की तरफ मूव होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सिंपली क्या है, देखो tRNA है हमारे पास, अभी tRNA के हमारे पास दो अलग अलग साइट्स है। ठीक है, tRNA कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 2 डिफरेंट साइट्स पर। कौन कौन से है वो 2 डिफरेंट साइट, A है और P है। सो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन में क्या होने वाला है, जो tRNA था A साइट के ऊपर ये मूव होता है टूवर्ड्स P। ठीक है, A साइट से ये P पे जाता है। सो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ओके, नाउ अभी ट्रांसलोकेशन में जो दोनों भी राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं ये भी इनके साथ चल पड़ते हैं। ठीक है, सो ट्रांसलोकेशन में हमारा जो राइबोसोम होता है ये भी इनके साथ साथ चलने लगता है। नाउ जो tRNA कैरी करता है डाइपेप्टाइड बॉन्ड को या फिर डाइपेप्टाइड को, ये होता है P साइट के ऊपर। ठीक है, अभी जो P साइट के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला होता है ये क्या होता है, डाइपेप्टाइड को कैरी करने वाला होता है P साइट। इस पे होता है डाइपेप्टाइड को कैरी करने वाला अमाइनो एसिड या फिर tRNA। ठीक है, P साइट कहाँ पे होती है, राइबोसोम पे होती है। नाउ अगर ये P साइट पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे A साइट है वैकेंट यानी एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैकेंट है, एम्प्टी है। ठीक है, अगर P साइट पे डाइपेप्टाइड प्रेजेंट है देन A साइट यहाँ पे हमारी एम्प्टी है, वैकेंट है। नाउ एट दिस साइट जो नेक्स्ट हमारा चार्ज tRNA आने वाला है, ठीक है, जो नेक्स्ट आता है चार्ज RNA मॉलिक्यूल, ये अमाइनो एसिड के साथ यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और इस प्रोसेस में जो फर्स्ट अनचार्ज RNA रहता है इसको डिस्चार्ज किया जाता है फ्रॉम E साइट। E साइट से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि सिंपल क्या होता है, अगर कोई चार्ज आता है अनचार्ज को निकाल दो, फर्स्ट मतलब नया आता है इसलिए पुराने वाले को बाहर निकाल दो। सेम यही वाला प्रोसेस बैक टू बैक होते रहता है इन द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एज अमाइनो एसिड आर एडेड। जितने हम अमाइनो एसिड ऐड करेंगे उतना ये प्रोसेस रिपीट होगा। नया अमाइनो एसिड ऐड किया, चलो इसको बाहर निकालो, फिर कोई और नया आएगा, फिर और उसको ऐड करो, फिर पहले वाले को बाहर निकालो। ये सेम प्रोसेस चलता है और ये वाला प्रोसेस होता है लेस देन 0.1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, इससे भी कम टाइम लगता है एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। नाउ जो हमारा तीसरा चार्ज्ड tRNA मॉलिक्यूल आता है अमाइनो एसिड के साथ, जो कि हमारे A साइट के ऊपर अराइव होने वाला है, सो यहाँ पे इसको भी बाहर निकाल दिया जाता है बाद में। एंटीकोडॉन और कोडॉन दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड था ये भी फॉर्म होता है हमारे पास। आफ्टर दैट एक ऐसा इवेंट आता है लाइक अराइवल ऑफ tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
टीआरएनए और अमाइनो एसिड इन दोनों का जब कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद में फॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड का। फिर उसके बाद में जो हमारा राइबोसोम था ये कंप्लीटली ट्रांसलोकेट होता है, रिमूव कर देता है जो प्रीवियस हमारा टीआरएनए प्रेजेंट था इसको। ये प्रोसेस रिपीट 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 होते रहती है, ठीक है। कौन कौन से इवेंट, सबसे पहले आता है हमारे पास टीआरएनए, इसके साथ अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टीआरएनए और अमाइनो एसिड इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले आता है, फिर यहाँ पे फॉर्म होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है, जो राइबोसोम होता है इसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है। फिर जो प्रीवियस वाला जो ये टीआरएनए हमारे पास प्रेजेंट था, ठीक है, इसके पहले ये कॉम्प्लेक्स आने के पहले जो टीआरएनए प्रेजेंट था हमारे राइबोसोम पर, उस वाले टीआरएनए को निकाल दिया जाता है और यही वाला प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है हमारा ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। राइबोसोम का ये इनिशिएटर टीआरएनए यहाँ पे आया है, ये है एमआरएनए, फिर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बाइंडिंग होने वाली है। फिर अभी यूजिंग मैग्नीशियम आयन बड़ा और छोटा सब यूनिट एक साथ आ गए। ये है ई साइट, ए साइट और पी साइट, ये तीनों साइट यहाँ डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाए हुए हैं। फिर वैसे ही जो हमने अभी सब डिटेल में देखा था, ये चेन बनती जाती है, फिर प्रीवियस वाला एग्जिट, नया वाला एंटर, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है। अभी हमें लास्ट वाला स्टेप देखना है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस या फिर रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर इसमें क्या होता है, एट द एंड में जो हमारा एमआरएनए था फिर एंड में एमआरएनए के एंड में एक स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एमआरएनए के एंड में स्टॉप कोडॉन ये तीनों भी होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं, प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाता है। इट इज एक्सपोज्ड एट ए साइट, और ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे ए साइट पे। वहां पे आपको ए साइट दिखाई दे रहा है बच्चों, ए साइट यानी इधर वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो एंड वाला पोर्शन है ये है ए साइट, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा टर्मिनेशन कोडॉन। सो इट इज एक्सपोज एट द ए साइट, एंड ये जो एंड पॉइंट या फिर जो हमारा ये एंड कोडॉन होता है या फिर जो टर्मिनेशन वाला कोडॉन होता है, इसको हम रीड नहीं कर सकते, या फिर इसका कोई हम एंटी कोडॉन भी नहीं बना सकते, या फिर इसके साथ एंटी कोडॉन भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, ये बेचारे ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। फिर एक रिलीज फैक्टर आता है जो बाइंड करता है इस स्टॉप कोडॉन को। स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड होने वाला पार्ट कौन सा होता है, सो स्टॉप कोडॉन को बाइंड होने वाला हमारा जो पार्ट होता है ये होता है रिलीज फैक्टर, ठीक है। रिलीज फैक्टर ही हमारे स्टॉप कोडॉन को बाइंड कर सकता है और टर्मिनेट करता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है, इट इज नाउ रिलीज्ड। अभी पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया, हमारा साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे सक्सेसफुली हमने हमारा प्रोसेस फिनिश कर दिया है। ओके, इसके बाद में हमें देखना है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन एक्सप्रेशन किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। सो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसको यूज करके एक जीन रेगुलेट करता है इसके प्रोडक्ट को या फिर इसको सिंथेसाइज करता है। दैट्स वाई जो जीन का एक्सप्रेशन होता है ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जितने जीन्स रहेंगे उसका स्पेसिफिक वही पॉलीपेप्टाइड बनता है, और जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस जो है ये रेगुलेट होती है डिफरेंट लेवल पे, यानी कि जीन किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करता है। सो इन केस ऑफ यूकैरियोट जो रेगुलेशन होता है ये 3 अलग अलग लेवल्स के ऊपर दिखाई देता है। इसमें फर्स्ट लेवल आता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यानी क्या, जब हमारा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था ये बनता है उस टाइम पे। देन सेकंड आता है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल यानी कि जब स्प्लाइसिंग वाला कंडीशन हमने पढ़ा था, सो उस टाइम पे किस तरह से रेगुलेट करता है। देन थर्ड वाला लेवल आता है जब ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का, कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में जब आता है उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट या फिर इस वाले प्रोसेस में। एंड लास्ट वाला आता है ट्रांसलेशन लेवल, ठीक है। यानी कि क्या है यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन, अगर हमें जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट करना है यानी हमारे मर्जी के हिसाब से रखना है। मान लीजिए कि आपने अभी तक सोचा था कि आपको जीन एक्सप्रेस करना है, बट नाउ अभी आपने सोचा है कि नहीं अभी मुझे एक्सप्रेस नहीं करना,
ठीक है, जो जीन मुझे बनाना था या फिर इसका जो भी कुछ प्रोडक्ट या फिर आउटपुट था, अभी आपको लगता है कि नहीं चाहिए, देन आप इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हो, ठीक है, जीन बनने से कैसे रोक सकते हो या फिर कहाँ कहाँ पे रोक सकते हो। सो सबसे पहले आपको उसका ट्रांसक्रिप्शन ही छोड़ देना है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल ही अगर आपने बंद कर दिया, देन आगे कुछ प्रोसेस नहीं होने वाला। चलिए मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया और उसके बाद आपको लगा कि नहीं नहीं अभी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, फिर सेकंड आता है प्रोसेसिंग लेवल, यानी कि जब प्रोसेसिंग लेवल हो रहा है या फिर स्प्लाइसिंग वगैरह हो रहा है, इस टाइम पे भी आप सोच सकते हो कि मुझे अगर ये चीज़ नहीं चाहिए, देन ये वाला स्टेप या फिर ये वाला प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर दो। थर्ड वाला स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA। अगर आपने mRNA को न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में जाने ही नहीं दिया, देन ये प्रोसेस स्टॉप हो सकता है। चलिए अगर ये वाला स्टेप भी हो चुका है, इसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे ये जीन नहीं चाहिए, इसके बाद आप डायरेक्टली जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को स्टॉप करके हमारा जीन का प्रोडक्शन या फिर एक्सप्रेशन को रोक सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमारा जीन्स ऑफ ऑल द सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अभी तो काफ़ी कॉमन बात है कि जितने भी जीन होते हैं सेल में, ये डिफरेंट काइंड के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेस, ठीक है, ये सिंथेसाइज होता है ई कोलाई में और इसका यूज है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों भी मिलता है, ठीक है। यानी क्या है कि जितने भी जीन होते हैं हमारे पास, ये जीन इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई बैक्टीरिया का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, इसके बॉडी में अगर हमने इसको लैक्टोज दिया है, इसको अगर लैक्टोज प्रोवाइड किया है खाने के लिए, सो ये लैक्टोज को एक्चुअली एक फैक्ट ये है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, इसको सिर्फ ग्लूकोज चाहिए होता है खाने के लिए। हमारी तरह रोटी सब्जी नहीं चाहिए भाई, इसको चाहिए, ई कोलाई को सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, फिर चाहे वो कहीं से भी मिले। बट अगर इसको ग्लूकोज की जगह पे आपने लैक्टोज दे दिया, लैक्टोज क्या है, थोड़ा सा केमिस्ट्री के पार्ट की तरफ चलते हैं हम। लैक्टोज होता है हमारा डाइसैकेराइड, यानी कि क्या है, लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के एक एक मॉलिक्यूल के मिक्सचर से, ठीक है। यानी ग्लूकोज को बनने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, बट हमारा जो ई कोलाई है इसको तो भाई सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, गैलेक्टोज का उसको कोई भी काम नहीं है, उसको गैलेक्टोज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। फिर वो क्या करता है, इस लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज को ऑब्टेन करता है। ये वाले प्रोसेस को करने के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेस नाम का एंजाइम इसको हेल्प करता है, ओके। यानी कि क्या कि हर एक ऑर्गेनिज्म में उसके नीड के अकॉर्डिंग कोई ना कोई फंक्शनल अमाइनो एसिड या जीन या फिर पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होता है, ओके। सो यही वाली बात इसमें भी कंप्लीट अगेन वही एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसको लैक्टोज नहीं चाहिए, बट हाउएवर अगर उसको फिर से सिर्फ लैक्टोज ही मिला है, देन वो क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और उसमें से सिर्फ ग्लूकोज को खुद के लिए यूज करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, डू यू नो रिप्रेसिबल रेगुलेशन ऑफ जीन। अभी ये कहाँ पे दिखता है, सो ये इट इज सीन व्हेन, जब किसी बायोसिंथेटिक प्रोसेस लाइक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस, इस वाले प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट इसको प्रोवाइड किया जाता है मीडियम में। यानी अगर ऑलरेडी मीडियम में आपको जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ये अगर ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, सो सेम वही प्रोडक्ट को पाने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म खुद से कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपको बहुत भूख लगी है और आपको मम्मी ने खाना वाना अच्छे से बना के दे दिया, फिर भी आपके मनपसंद का खाना बना लिया, ठीक है, तो फिर भी क्या आप खुद से किचन में जाके अपने हाथों से कुछ खाना वाना बना के खाने वाले हो क्या? नो, ऑलरेडी मम्मी ने दिया है तो क्यों मेहनत करना, ठीक है, सिंपल। वैसे ही रिप्रेसिबल रेगुलेशन का क्या मीनिंग होता है कि अभी जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है ये कल्चर में रखा जाता है। कल्चर का क्या मीनिंग होता है, कल्चर यही है, अभी देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सो इसको हम रहने के लिए कोई बड़ा घर वगैरह तो नहीं दे सकते, ये कहीं ना कहीं टेस्ट ट्यूब या पेट्री प्लेट जैसे लैब के अपरेटस में रखा जाता है। सो कल्चर में इसको रखा जाता है। कल्चर यानी क्या है कि किसी लिक्विड में, किसी मीडिया में इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, इन सब न्यूट्रिशन के साथ इस ई कोलाई को रखा हुआ है, ओके।
सिंपल, इसको कहा जाता है कल्चर। सो अगर हमारा ई कोलाई है, इसको ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, और अगर आपने इसका जो मीडिया है या फिर इसका जो कल्चर है, इसमें आपने सिर्फ ग्लूकोज ही डाला है, ठीक है, लैक्टोज नहीं डाला है, सिर्फ ग्लूकोज ही डाला है। सो सिंपल क्या करेगा वो बैक्टीरिया, उस ग्लूकोज को खा लेगा या फिर उसको कंज्यूम कर लेगा। बट अगर आपने उसमें लैक्टोज रखा होता, फिर उसको बीटा गैलेक्टोसिडेज सिंथेसाइज करना पड़ता, फिर उसको यूज करके वो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज को अलग करता, उसमें से सिर्फ ग्लूकोज को खाता, गैलेक्टोज को एक्सक्रीट कर देता या फिर उसको बाहर ही रखता, ठीक है। बट अगर हमने उसको पहले ही उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो उसको पहुंचा दिया, एक बार के उसको ग्लूकोज ही दे दिया, फिर वो इतनी मेहनत करेगा क्या? नहीं करेगा। इसी को कहा जाता है रिप्रेसिबल रेगुलेशन, यानी आप जो अचीव करना चाहते हो वो अगर आपको ऑलरेडी दे दिया है, सो उसको अचीव करने की प्रोसेस आप लोग नहीं करोगे, इसी को कहा जाता है रिप्रेसिबल रेगुलेशन। गुड, सो द नेक्स्ट पोर्शन इज ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन क्या होता है अभी? एक ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जीन रेगुलेशन का, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने वाला जीन रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म है ओपेरॉन कंसेप्ट। अभी जो दो साइंटिस्ट हैं, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्विस मोनोड, इन्होंने 1961 में मेटाबॉलिक पाथवे के साथ इसको यूज किया, फिर एक्सप्लेन किया था। इसमें वही अगेन एग्जांपल आता है ई कोलाई बैक्टीरिया का। अगर उसको हमने लैक्टोज शुगर प्रोवाइड किया था, फिर ये क्या करता है, एंजाइम को बनाने में लग जाता है। लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम चाहिए, कौन सा है वो? बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये वाला एंजाइम चाहिए। ये वाला एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। सो बीटा गैलेक्टोसिडेज ये डाइजेस्ट करता है लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। देन अगेन बीटा गैलेक्टोसाइड परमियस क्या करता है? परमिट करता है लैक्टोज के मॉलिक्यूल को टू एंटर इन द सेल। लैक्टोज को अंदर आने के लिए परमिट करता है, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक उसके साथ प्रोसेस कैसे होगा आगे का। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसएसाइटिलेज। ट्रांसएसाइटिलेज मीन्स क्या होता है? ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एसिटिल ट्रांसफरेज ही होता है। इसका काम होता है इट ट्रांसफर एन असाइल ग्रुप, कहाँ से? फ्रॉम एसिटिल को ए टू द गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसाइड तक ये असाइल को ए को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके बाद में आता है सिंथेसिस ऑफ दिस थ्री एंजाइम्स। इन तीनों एंजाइम को सिंथेसिस करने के लिए ई कोलाई जो झंझट करता है उसको अभी हमें स्टडी करना है, ठीक है। यही हमारा लैक ओपेरॉन। नाउ सिंथेसिस ऑफ दिस थ्री एंजाइम, इसको कंट्रोल करने के लिए एक डीएनए का लॉन्ग सेगमेंट यूज होता है, ठीक है, एज ओपेरॉन। इसी को ओपेरॉन कहा जाता है। ओपेरॉन में क्या होता है? ओपेरॉन में साइट्स होते हैं। कौन कौन से साइट होते हैं? इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, Z, Y एंड A। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, Z, Y एंड A, इनका सीक्वेंस ऐसा ही रहता है। और जो एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन होती है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा ऑपरेटर साइट, ठीक है। ऑपरेटर साइट इसको रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेसर प्रोटीन। विद द हेल्प, एक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये काम किया जाता है। जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ जीन। कौन सा जीन? आई जीन। आई जीन का मीनिंग होता है इनहिबिटर। आई जीन का मीनिंग होता है इनहिबिटर या फिर रेगुलेटर जीन। फिर अभी ये सब जो कंसेप्ट है हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थोड़ा सा लैक ओपेरॉन पे देख लेते हैं। लैक ओपेरॉन, लैक्टोज को ही लैक ओपेरॉन कहा जाता है। लैक जो है ये आता है हमारे लैक्टोज से, ठीक है। लैक्टोज या फिर लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, यानी इसको हम इंड्यूस कर सकते हैं। फिर ओपेरॉन क्या होता है? इट इज स्विच्ड ऑन। ये ओपेरॉन कब स्विच ऑन होता है? जब किसी केमिकल इंड्यूसर लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम में। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है देन लैक ओपेरॉन फंक्शनल होता है या फिर स्विच ऑन हो जाता है। जो लैक ओपेरॉन होता है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके कंपोनेंट में 5 जीन्स आते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा रेगुलेटर जीन या फिर इसी को रिप्रेसर जीन भी कहा जाता है।
सेकेंड आता है प्रमोटर जीन, देन ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड एट द एंड है इंड्यूसर। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन का कंपोनेंट तो नहीं होता है ये, बट स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस का ये एक पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हमें इन सभी पार्ट्स या फिर इन सभी जो जीन्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत देखना है, इंफॉर्मेशन जो हमें दिया है। सो फर्स्ट आता है रेगुलेटर जीन। सो अब ये जीन क्या करता है, ओके, नाउ दिस जीन कंट्रोल द ऑपरेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन का काम है ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करना इन कोऑपरेशन विथ इंड्यूसर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके लिए वो इंड्यूसर का भी थोड़ा बहुत हेल्प लेता है। इसके बाद में आता है जो रेगुलेटर जीन है, ये प्रिसीड करता है प्रमोटर जीन को, यानी प्रमोटर जीन को रास्ता दिखाता है कि किधर से क्या काम करना है तुझे। और इट मे नॉट प्रेजेंट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द ऑपेरॉन जीन, जो हमारा ऑपरेटर जीन होता है इसके तुरंत बाजू में तो नहीं होता, बट स्टिल इसके लिए काम करता है। जो रेगुलेटर जीन होता है ये प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन जिसे कहा जाता है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन को कौन प्रोड्यूस करता है, रेगुलेटर जीन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रोड्यूस करता है हमारे रिप्रेसर प्रोटीन को। ओके, गुड। सो ये रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। देन जो हमारा रिप्रेसर होता है ये बाइंड करता है ऑपरेटर जीन के साथ और रिप्रेस या फिर स्टॉप करता है उसका एक्शन, और इसी को कहा जाता है रेगुलेटर प्रोटीन, बिकॉज ये प्रोसेस को रेगुलेट करता है या फिर उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है ये है हमारा प्रमोटर जीन। ओके, सो प्रमोटर जीन क्या करता है, ये प्रिसीड करता है ऑपरेटर जीन को। ये ऑपरेटर जीन को प्रिसीड यानी उसको रास्ता दिखाता है। ये प्रेजेंट होता है तुरंत ही ऑपरेटर जीन की बाजू में ही प्रेजेंट होता है प्रमोटर। प्रमोटर जीन क्या करता है, ये ऐसे साइट को मार्क करता है जहां पे हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बाइंडिंग करनी है। ठीक है, प्रमोटर जीन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम के बाइंडिंग साइट को ये मार्क करता है, यानी यहां पे ये निशाना लगा देता है। कौन, प्रमोटर जीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अभी एक बार पता चल गया कि हमें आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ पे अटैच करना है या फिर इसको कहाँ पे बाइंड करना है। वहां पे बाइंड होकर फिर हमारा प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाता है। सो ये काम है हमारे प्रमोटर जीन का। इसके बाद में आता है ऑपरेटर जीन। अभी ऑपरेटर जीन क्या करता है, ये रास्ता दिखाता है हमारे स्ट्रक्चरल जीन को, ये कंट्रोल करता है स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शन को। देन ये बाजू में ही होता है हमारे स्ट्रक्चरल जीन के, यानी कि इसका एडजेसेंट है। जब भी हमारा ऑपरेटर जीन टर्न ऑन होता है या फिर इसका स्विच ऑन होता है, ठीक है, बाय इंड्यूसर, इंड्यूसर इसको ऑन ऑफ करने का काम करता है। जैसे ही ये ऑन हो जाता है फिर हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ये एमआरएनए को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ऑपरेटर जीन ये हम टर्न ऑफ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिप्रेसर जीन, यानी ऑपरेटर जीन को हम ऑन और ऑफ दोनों भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन यानी कि जब लैक्टोज हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है हमारे ई कोलाई के कल्चर में, फिर स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एमआरएनए को, फिर ये प्रोड्यूस करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को हमारे राइबोसोम पे, और फिर ये फॉर्म करता है एंजाइम जो कि हेल्पफुल रहेगा लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए या फिर इसके कैटालिसिस के लिए। फिर इसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। सो स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे पास, Z, Y एंड A। सीक्वेंस इनका यही सेम रहने वाला है। बस आपको क्या याद रखना है, इस Z के पहले आपको लैक, Y के पहले लैक, लैक मीन्स लैक्टोज। अभी हम सिर्फ लैक्टोज के कंसर्न में बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो इसका स्ट्रक्चरल जीन है इसको हम स्टार्ट में लैक लगाते हैं। लैक Z, लैक Y एंड लैक A, ये तीनों भी क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं इन केस ऑफ ई कोलाई, जो कि हेल्प करने वाले हैं हमारे बीटा गैलेक्टोसिडस के एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना है अलग अलग मॉलिक्यूल में, जिसमें से एक है ग्लूकोज, और हमें ग्लूकोज में इंटरेस्ट है। ठीक है, ग्लूकोज हमें ऑब्टेन करना है, इसलिए इतना सब झंझट चल रहा है। ये सब है ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, फिर अभी तक ये जो लैक ओपेरॉन है इसका जो वर्किंग है ये आपको इस तरह से काफी अच्छे से दिया हुआ है बुक में। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि क्या कहा गया है हमें इस डायग्राम में।
ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लैक ओपेरॉन वाला प्रोसेस। सो फर्स्ट है हमारा इंड्यूसर। इंड्यूसर का मीनिंग होता है लैक्टोज। सो मान लीजिए कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है, यानी कि क्या है, हमने डायरेक्टली ग्लूकोज को दे दिया है। अगर डायरेक्टली हम ग्लूकोज प्रोवाइड कर देते हैं हमारे ई कोलाई को, यानी उसको इतना सा प्रोसेस करने की कोई भी नीड नहीं है। फिर ग्लूकोज के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस होता है, रिप्रेसर रेगुलेटरी जीन बनता है, और ये रिप्रेसर जीन क्या करता है, इस हमारे ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है। फिर अगर हमारा ऑपरेटर यहाँ पे ब्लॉक हो गया, फिर क्या होता है, आगे हमारा एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होता। क्यों? बिकॉज हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बना बनाया खाना मिल चुका है। हमें इसको अलग से पकाना है क्या? नहीं पकाना है। दैट्स वाई अगर ग्लूकोज दे दिया है डायरेक्टली, ठीक है, लैक्टोज नहीं, डायरेक्ट ग्लूकोज दिया है, ई कोलाई को कुछ मेहनत नहीं करना है, सिंपल रेगुलेटरी जीन रहेगा, ये क्या करेगा, रिप्रेसर बनाएगा, और ये जो रिप्रेसर ये ब्लॉक कर देता है ऑपरेटर को, फिर आगे एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। बट मान लीजिए सेकेंड केस में अगर हमने इसमें लैक्टोज प्रोवाइड किया है, अभी तो इसको सब तामझाम करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, लैक्टोज प्रोवाइड किया है, फिर यहाँ तक का प्रोसेस सेम है, बस अभी यहाँ पे हमें ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर इसको हमने रिप्रेसर को ऐसा ही छोड़ दिया, ठीक है, अगर हमने रिप्रेसर को ऐसा ही खुला छोड़ दिया, फिर ये क्या करेगा, आगे नहीं ऑपरेटर की तरफ जाके प्रोसेस ब्लॉक कर देगा। प्रोसेस ब्लॉक हो गए तो भाई एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बना, फिर इसके कैटालिसिस के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए, हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर इसलिए क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड केस में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, रिप्रेसर जीन बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इस रिप्रेसर के साथ हमें एलोलैक्टोज, ये जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर में एक लैक्टोज की तरह दिखने वाला एक, जो हम खेलते टाइम होता है ना, एक नींबू टिम्बू प्लेयर जिसका कोई अहमियत नहीं होता बट स्टिल वो सबका टाइम पास कर देता है, सो उस तरह से रिप्रेसर को हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजी रखना है। अदरवाइज ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और अभी हमें यहाँ प्रोसेस को फिनिश नहीं करना है, हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, और हमें एमआरएनए बनाना है और एंजाइम भी बनाना है, ठीक है। सो अगर सेकेंड केस में जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज नहीं है, हमें लैक्टोज में से ग्लूकोज को निकालना है। फिर इस कंडीशन में क्या होता है, जो रिप्रेसर बना है, रिप्रेसर इतना होशियार होता है, रिप्रेसर इधर आ जाता है। रिप्रेसर क्या करता है, लैक्टोज में से जो एलोलैक्टोज है, ठीक है, एलोलैक्टोज के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाता है और ये इनएक्टिवेट हो गया। चलो भाई, ये रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है, फिर इसके कारण क्या होता है, ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है ये आराम से चलता है, यानी कि वही ऑपरेटर जो होते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है, टेम्पलेट है, फिर इधर से एमआरएनए बनता है, टेम्पलेट बन रहा है, एमआरएनए बन गया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, आराम से प्रोसेस चलता रहता है। सो आपको इतना याद रखना है, इसमें इंड्यूसर एब्सेंट है, यानी कि क्या है, यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज हमने रेडीमेड फॉर्म में इसको दे दिया है। इस कंडीशन में इसको कुछ मेहनत नहीं करना है, सिंपल क्या होता है, यहाँ पे जो रिप्रेसर है ऑपरेटर को बाइंड कर देता है, ब्लॉक कर देता है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम चाहिए क्या, नहीं चाहिए। सेकेंड वाला केस है जिसमें लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, अभी मेहनत करना पड़ेगा, लैक्टोज से ग्लूकोज निकालना पड़ेगा। फिर इसके लिए क्या करते हैं हम, लैक्टोज जो है, लैक्टोज रिप्रेसर जीन के साथ बाइंड हो जाता है। लैक्टोज में से कौन, इंड्यूसर, दैट इज एलोलैक्टोज, जो एक्चुअल में लैक्टोज नहीं है बट इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लैक्टोज। ये बिजी कर देता है रिप्रेसर को ताकि वो जाके ऑपरेटर को ब्लॉक ना करे, ठीक है। फिर ये इधर बिजी होगा, फिर ऑपरेटर उसका काम करने के लिए फ्री है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे होता है, एंड देयर इज सक्सेसफुल सिंथेसिस ऑफ एंजाइम जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक पोर्शन रहेगा था हमारा, दैट इज इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या करता है, सो इंड्यूसर ये केमिकल होता है जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, इसे एलोलैक्टोज कहा जाता है। एलोलैक्टोज क्या करता है, ये इनएक्टिव कर देता है रिप्रेसर को, जो अभी हमने डायग्राम में देखा है, एलोलैक्टोज रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। जब लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होता है उस टाइम पे इंड्यूसर ज्वाइन होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, प्रिवेंट करता है रिप्रेसर की बाइंडिंग ऑपरेटर जीन पे, नहीं तो फिर वो इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। वही जो हमने अभी पीछे डायग्राम में देखा है वही यहाँ पे इस आपको दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है जीनोमिक्स। अभी जीनोमिक्स क्या है, सो जीनोमिक्स इस टर्म को इंड्यूस किया गया था बाय द साइंटिस्ट विंकलर इन 1920। जीनोमिक्स का क्या मीनिंग होता है, हमारा जो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको एक यूनाइटेडली हम जीनोमिक्स बोल सकते हैं, यानी हमारा जीन्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में, हमारे ह्यूमंस में जीन्स किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है, इसको कंप्लीटली एक साथ कहा जाता है जीनोमिक्स।
अल्टरनेटिवली इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट कॉपी होती है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, या फिर हमारा जो डीएनए है इसका कंप्लीट एक कॉपी होता है जिसे जीनोमिक्स कहा जाता है। ये कंप्लीट सेट होता है हमारे क्रोमोसोम का, फिर चाहे वो मोनोप्लॉइड हो या फिर हैप्लॉइड रहे, जो जीनोमिक्स टर्म है। सो ये जो टर्म थी इसको रेड्रिक ने दिया था 1986 में, काफ़ी पुरानी बात है। और जीनोमिक्स में क्या आता है? सो जीनोमिक्स में जनरली आता है एनालिसिस, सीक्वेंसिंग ऑफ मैपिंग सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ द जीन्स अलोंग विद द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन, कि किसी एक जिंदा इंसान में या फिर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने जीन प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलेगा? यूजिंग एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। सो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, कैसा है। इसके बाद उसका सीक्वेंस कैसा है, यानी कि सिंपल सीक्वेंसिंग का मीनिंग आता है कि नाइट्रोजन बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है, ओके। इसके बाद में आता है मैपिंग। मैपिंग करना यानी उसका एग्जैक्टली एक मैप बनाना है हमें कि इसका डीएनए में कितना कितना कैसे कैसे नाइट्रोजन बेस पेयर अटैच है, कौन किधर से क्या कर रहा है, ये सब कुछ, ओके। देन मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम बात करते हैं अबाउट दिस जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक है स्ट्रक्चरल और एक है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में आता है मैपिंग करना, सीक्वेंसिंग करना और जीनोम का एनालिसिस करना, और फंक्शनल में आता है कि कौन सा जीन का क्या फंक्शन है इसको जानना या फिर इसकी एनालिसिस करना, ओके। सो ये दो अलग अलग टाइप्स होते हैं जीनोमिक्स में। अभी जो सीक्वेंस होते हैं हमारे जीन्स के या फिर जेनेटिक मटेरियल के, इसके लिए स्पेसिफिक आपको दिया हुआ है द सीक्वेंसिंग ऑफ ईस्ट एंड ड्रोसोफिला माउस। इनका जो जीनोम है सो ये थोड़ा बहुत सेम होता है जैसे कि हमारे ह्यूमंस में होता है, इसलिए दैट्स वाई उनको यूज किया जाता है बहुत सारे हमारे जो लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके लिए भी। फिर इसके बाद में जेनोमिक्स का क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है। सो इसमें दो ब्रांचेस याद रखना है आपको जेनोमिक्स के, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। सो स्ट्रक्चरल में सिर्फ मैपिंग, सीक्वेंसिंग, एनालिसिस आता है। फंक्शनल में आता है कि उनका एक्सप्रेशन क्या है या फिर उनका फंक्शन क्या है। अगर कोई जीन प्रेजेंट है देन उसका काम क्या है, वो किस तरह से एक्सप्रेस होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सब हमारा सेकेंड ब्रांच में आता है। देन इसके बाद हमें देखने हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स का जो मेन यूज होता है ये आजकल के जो हमारा ये इरा है इसमें किया जा रहा है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए यानी कि हमें फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इनका क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बढ़ाना है। सो इसके लिए अगर हमने किसी क्रॉप के जेनेटिक्स के बारे में हमने स्टडी किया है, ठीक है, देन हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें किसी क्रॉप का ईल्ड बढ़ाना है तो कौन सा जीन हमें बढ़ाना होगा या फिर कम करना होगा। सो दैट्स वाई इसका मेन एप्लीकेशन आता है एग्रीकल्चर में, यानी हम हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर भी इंड्यूस कर सकते हैं या फिर जो नहीं चाहिए उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है जेनेटिक मार्कर जो कि जीनोमिक्स में हमने डेवलप की है, जो कि हमें हेल्पफुल है फॉरेंसिक एनालिसिस में। यानी कि अगर कहीं पे कुछ मर्डर वगैरह हुआ है सो इन ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई विक्टिम कौन हो सकता है, देन मर्डरर कौन है, ये सब हम पता कर सकते हैं। सो एक फॉरेंसिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका। इसके बाद में आता है जीनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोब। हम माइक्रोब में भी एक नया जीन इंड्यूस कर सकते हैं जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रोडक्शन मिल सकता है हमें। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, विटामिन्स, बहुत से और भी प्रोडक्ट है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इंड्यूसिंग न्यू जीन इन इट। अगर हमने उसमें कोई नया जीन इंसर्ट किया देन हम उसके साथ भी कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो ये सब है कुछ एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक। इसके बाद में है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये इनिशिएट हुआ था 1919 में और कुछ 2003 में ये फिनिश हुआ था। नाउ ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इनिशिएट हुआ था अंडर द ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है HUGO, यानी कि इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रोजेक्ट था इसके साथ और कौन कौन से कंट्री जुड़ी हुई थी, सो यूएस के कुछ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी इसके साथ जुड़े हुए थे। नाउ जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये 1990 में शुरू होकर 2003 में खत्म हो गया था। इस स्टडी का एम क्या था? सो इस स्टडी का एम था कि सबसे पहले हमें मैपिंग करना है ह्यूमन के जीनोम का। देन सेकेंड था इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है हमें इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, यानी कि ह्यूमंस के बारे में जो मान लीजिए कि अगर कोई फ़ोन है आपके पास, ठीक है, सो उस फोन में जितना भी स्टोरेज है, जितना भी डेटा है, अगर आपने इसका एज इट इज कॉपी करके किसी और डेटाबेस में रख दिया या फिर कहीं और आपने इसको कॉपी करके कोई एक फोल्डर बना के रख दिया,
इसके बाद अगर आपका फ़ोन खो जाता है या फिर आपके फ़ोन को कुछ हो गया, आपके पास फ़ोन नहीं है, स्टिल आपके पास वो डेटा अवेलेबल, या फिर सिंपली जैसे कि हमें पता है गूगल ड्राइव वगैरह ये सब पॉइंट्स, इसमें क्या होता है हमारा जितना भी डेटा है हम इन सबको हमारे गूगल अकाउंट के साथ सिंक करके इसको हम कहीं भी किसी भी डिवाइस में ऑब्टेन कर सकते हैं। सो सिंपल जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसमें क्या है कि हमारे बॉडी में जो जीनोम है, ठीक है, इसको हमें स्टोर करना है, इसका हमें डेटाबेस बना के रखना है। ये है हमारा एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट एट इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। एक और इसका एम था टू डेवलप द टूल एंड टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ द डेटा। ये जो हमने स्टोर करके रखा है इसके साथ इसका एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल और कुछ टेक्निक डेवलप करना है। देन नेक्स्ट था कि हमें ये जो टेक्नोलॉजी है इसको ट्रांसफर करना है किसी प्राइवेट सेक्टर में, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी ह्यूमन का एज इट इज जेरोक्स, अभी मान लीजिए कि अगर हमने उसको पूरा जीनोम रखा है सेव करके, सो इट इज नथिंग बट इट्स जेरोक्स, उस ह्यूमन का कंप्लीट हमने एक जेरोक्स एक सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करके रखा है, ठीक है। सो ये काफ़ी चांसेस होते हैं कि इस तरह के किसी चीज़ का, इस तरह के किसी टेक्नोलॉजी का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, इलीगल यूज़ कर सकता है। सो ऐसा ना हो इसलिए हमें इसके रिलेटेड लीगल इथिक्स एंड कुछ सोशल इश्यूज़ के साथ भी कुछ हमें पॉइंट्स बनाने थे। सो ये सब आते हैं अंडर द एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन मूविंग फॉरवर्ड अगेन आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन द बायोलॉजी, जिसे कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ ये जो हमारा HGP था ये काफ़ी रिलेटेड था, बिकॉज बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी क्या आता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में जितना भी जीन्स है या फिर जितना भी जेनेटिक्स है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिर इसके रिलेटेड हम जैसे कि हम एलोपैथी होम्योपैथी में क्या करते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बींग बीमार है, सो सिंपल उसके डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक सिस्टम को रिलेटेड। अगर आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेद से कुछ मेडिसिन देगा, एलोपैथिक डॉक्टर है फिर वो एलोपैथ से रिलेटेड कुछ देगा। बट इन केस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या किया जाता है, मान लीजिए कि कैंसर वगैरह ऐसे कुछ काफ़ी बड़े डिसीजेस है जिसके ऊपर आज तक क्योर नहीं मिला है, ठीक है, या फिर इसको हम क्योर नहीं कर सकते काफ़ी ज़्यादा हद तक। सो ऐसे केसेस में यूजिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम क्या कर सकते हैं, उस ह्यूमन का बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी उसका जीनोम चेक कर सकते हैं। अगर हम इस जेनेटिक्स में कुछ चेंज करके इस डिसीज को ट्रीट कर सके ये चेक करते हैं। सो दैट्स वाई जो हमारा HGP था, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये काफ़ी हद तक इस वाले प्रोसेस या फिर इस वाले टेक्निक से, इस वाले स्टडी से बहुत ही रिलेटेड है। देन इसके बाद में हमारे HGP से हमें ये पता चला है कि हमारे पास DNA बेस पेयरिंग है नियर अबाउट 3 बिलियन। इस 3 बिलियन में से सिर्फ 33,000 जो जीन्स है इसको हमने अभी तक एस्टिमेट किया है या फिर इसका फंक्शन हम अभी तक जान पाए हैं। इसके बाद में ये वाला जो टेबल है बच्चों इसको मार्क कर लीजिए, इट इज वन ऑफ द IMP टेबल। सो इसमें ह्यूमन, माउस, फ्रूट फ्लाई, प्लांट, राउंड वर्म, ईस्ट और बैक्टीरिया, इन सब के क्रोमोसोम नंबर, उसमें से हमने आज तक कितने जीन एस्टिमेट किए हैं और इसकी साइज इन केस ऑफ इन द टर्म्स ऑफ बेस पेयर दी हुई है। सो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद में मूविंग टुवर्ड्स वेरी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, इट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। अभी DNA फिंगरप्रिंटिंग का ये मीनिंग नहीं है कि हमें कहीं अंगूठा लगाना है, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग आप लोगों को पता होगा कि पहले जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो वो मैक्सिमम सिग्नेचर की जगह पे क्या करते थे, उनका अंगूठा लगा देते थे। फिर उसके बाद में लोग बहुत डेवलप हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पढ़ना लिखना तो सीखा, बट उसके बाद फिर बायोमेट्रिक आया। यानी क्या, अगर आपको आपका आधार कार्ड वगैरह बनाना है, देन सिंगल अगर आपने आपका थंब भी वहाँ पे स्कैन किया, देन आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज़ द DNA फिंगरप्रिंटिंग। यानी हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये यूनिक होते हैं हर किसी से, बट DNA फिंगरप्रिंटिंग और ये हमारे थंब लगाने का कुछ रिलेशन नहीं है, ओके। ये दोनों काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस है। सो DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, हमारे सभी के फिंगरप्रिंट अलग है। अभी दुनिया में n नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा है कि 1 या 2 है, काफ़ी ज़्यादा लोग है, बट स्टिल सभी के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है। किसी का फिंगरप्रिंट किसी और के फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करता, ओके। सेम हियर, जो DNA होता है, DNA भी हर किसी का मैच नहीं करता। DNA सिर्फ हमारे पेरेंट्स के साथ ही मैच करता है। हाउएवर
दुनिया में जितने भी लोग हैं इनमें से हमारे सबके डीएनए में पता है कितनी सिमिलैरिटी है? 99.9% डीएनए हमारे सबका सेम होता है। बस जो हमें इतना सब डिफरेंस आता है, इट इज बिकॉज ऑफ 0.01%। 0.01% डिफरेंस है हमारे डीएनए में। इसके कारण हम सब एक दूसरे से फिजिकली, मेंटली या फिर हर एक चीज में एक दूसरे से हम अलग होते हैं। इसका रीजन है सिर्फ 0.01% डिफरेंस इन द डीएनए। ठीक है, ये जो डीएनए का डिफरेंस है किसी और का, ये यूनिक होता है। दैट्स वाई इस प्रोसेस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा गया है। नाउ ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इसको डेवलप किया गया था बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर एलेक्स जेफरी। उन्होंने ये किया था 1984 में। ओके, सो अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है ये डिपेंड होती है टू आइडेंटिफाई कि जो हमारा 0.01% अनमैच्ड डीएनए था इसको हमें डिटेक्ट करना है। 99.9% तो सभी का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम ही रहने वाला है, बट जो बचा हुआ 0.01% है इसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और ये जो अलग नंबर होता है या फिर ये जो अनयूजुअल सीक्वेंस होती है जो हर किसी में अलग अलग होती है, ये होती है सिर्फ 20 to 100 बेस पेयर। 20 से 100 बेस पेयर ही होते हैं जो हम सब में डिफरेंस होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। और ये वाला जो बेस पेयर है या फिर ये वाला जो सीक्वेंस है इसे VNTR कहा जाता है। दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, फिर ये जो लेंथ है रीजन का, ये कंप्लीट रीजन का इन डिफरेंट इट इज डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल एंड हेंस इट इज द की फैक्टर इन द डीएनए प्रोफाइलिंग। अभी हमें क्या करना है डीएनए प्रोफाइलिंग में? सिंपली ये जो VNTR है इसको खोजना है, इसको सर्च करना है। इसका लेंथ 20 से 100 ये भी हर किसी में डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि अगर कोई नज़दीक के ही कोई दो लोग हैं, नज़दीक के मीन्स कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन आता है। सो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि इनका जो बेस पेयर का डिफरेंस हो ये 20 ही हो या फिर 30 हो। ठीक है, यानी कि क्या है 20 से 100 बेस पेयर के बीच में कोई भी एक लेंथ तक इनका डिफरेंस हो सकता है। इसको आइडेंटिफाई करना इट इज नथिंग बट योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है डीएनए का आइसोलेशन करना है। अभी डीएनए का आइसोलेशन इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। आपने कहीं ना कहीं CID नाम की जो सीरियल थी इसमें से कोई ना कोई एपिसोड तो देखा ही होगा। इसमें क्या करते हैं, सिंपल हमें जाना है मौका वारदात पे, यानी जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे जाना है, वहाँ से सब कुछ ढूंढना है। यहाँ से हमें कम से कम 2-3 सैंपल चाहिए जो कि हो सकता है मर्डरर की हो। फिर इसमें एक ही उसका बाल होना चाहिए, उसका ब्लड होना चाहिए, उसका स्किन, एनीथिंग। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई एक भी थिंग हमारे पास अवेलेबल है देन इसमें से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उस मर्डरर का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसके लिए हमें क्या करना है, जिसका हमें डीएनए खोजना है उसके बॉडी का कोई भी एक पार्ट, ब्लड, हेयर या फिर स्किन। हेयर यानी ऐसा ऊपर ऊपर का बाल नहीं चाहिए, उसका हेयर रूट के साथ पूरा बाल चाहिए। ठीक है, अभी हेयर रूट क्या होता है इसको जानने के लिए क्या करना है, एक अपना बाल पकड़ो, उसको अच्छे ताकत के साथ खींचो। हेयर के नीचे एक छोटा सा बल्ब टाइप दिखता है आपको। ठीक है, एक व्हाइट या फिर येलोइश शेड में थोड़ा सा एक पार्ट इसको लगा होता है, इसे कहा जाता है हेयर रूट। सो ये जो हेयर रूट है, इस हेयर रूट में प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए या फिर हमारा कुछ जेनेटिक मटेरियल। सो ये पार्ट मिल गया, इसमें से हम अभी हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये होगा हमारा पहला स्टेप ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो आइसोलेशन करना है डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसके बाद में आता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसमें क्या करना है, हमने जो डीएनए को आइसोलेट किया है इसके साथ हम ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, और फिर ये क्या करता है हमारे डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट में कट करता है। इसको स्मॉल फ्रैगमेंट में कट करो। एंजाइम कौन सा है, एंजाइम है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर ये जो फिनोमेना है इसको कहा जाता है RFLP, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज या फिर पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद एक प्रोसेस आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिक प्रोसेस क्यों, बिकॉज हमारा डीएनए पोलर होता है नेचर में, यानी इसके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज के साथ इधर उधर जा सकता है, दैट्स वाई। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या करना है, हमें जो डीएनए है इसको हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के अंडर, यानी कि करंट का फ्लो वहाँ पे होता है। फिर जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं ये एक साइड पे चले जाते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये एक साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स दी अपोजिटली चार्ज्ड पोल। यहाँ पे दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मान लीजिए कि ये पोल पॉजिटिव है और ये है निगेटिव। फिर डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स जो निगेटिवली चार्ज है वो इधर चले जाएंगे।
जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इधर चले जाएंगे, ठीक है। ये चार्जेस है, ये है पोल, और ये है हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स, जो छोटे छोटे लाइंस बनाए हैं मैंने। सो ये होता है हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अभी एक और बात आती है इसमें कि इसके अंदर हम जो डीएनए यूज करते हैं, फिर जो डीएनए के फ्रैगमेंट हमने यूज किए थे, सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमें यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट इज सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, हमने जो डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट किया था एक नायलॉन मेम्ब्रेन पे या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद में इसको हम सोक करते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर ओवरनाइट। फिल्टर पेपर पे रख देते हैं। इसके बाद में हम डीएनए प्रोब को सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट में, यानी उस डीएनए के जो सीक्वेंसेस थे या फिर जो डीएनए के फ्रैगमेंट थे उसमें से किसी एक डीएनए के स्ट्रैंड को हम सेलेक्ट करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को। इसे हम एज अ प्रोब यूज करते हैं। फिर इसी को फिर जो डीएनए प्रोब हमने ऑब्टेन किया था किसी ऑर्गेनिज्म से, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सी डीएनए। देन द डीएनए प्रोब इज लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। फिर इस सी डीएनए को हम इस डीएनए प्रोब को हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ लेबल कर देते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमेशा हमें उस टाइम पे यूज करना है जब कभी हम कुछ अननोन फाइंड करते हैं या फिर हमें फाइंड करने में कुछ ईज चाहिए, ठीक है, हमें इजी तरीके से किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है। इस टाइम पे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप वहां पे यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या करता है, ये खुद से अपने आप का एक रिफ्लेक्शन या फिर लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई हमें इजीली वो आइडेंटिफाई हो जाता है। इसके बाद में आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करना है, जो हमने ये वाला एक डीएनए प्रोब प्रोड्यूस किया था या फिर एक डीएनए प्रोब ऑब्टेन किया था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो था, इसके हमें मल्टीपल कॉपीज बना देने हैं, सिंपल, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या करते हैं हम, जो ये नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर था, इसका एक फोटोग्राफ लेते हैं ऑन द एक्सरे फिल्म। जो हमने एक्सरे जो निकालते हैं ना हॉस्पिटल्स में, वैसे एक फिल्म के ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी को यूज करके हम एक फोटोग्राफ लेते हैं, और फिर यहाँ पे अभी हमने जैसे यहाँ यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप, फिर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन दैट फोटोग्राफ। सो ये प्रोसेस होता है ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। सो अभी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि अगर किसी को डीएनए टेस्ट करना है अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, सो क्या करते हैं, दोनों का भी ब्लड सैंपल लेके सेम प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में जो एंड में हमें फोटोग्राफी मिलती है, सो वो फोटोग्राफी कुछ इस तरह से मिलती है। मान लीजिए कि ये एक हमारा रिजल्ट है दोनों के ब्लड सैंपल का, ये है डॉटर का, ये है डॉटर का, और ये है मदर का, ठीक है। सो अगर मदर का हमें ऐसा कुछ मिला है, ठीक है, सीक्वेंस, सो अगर डॉटर भी उसी के बायोलॉजिकल डॉटर है, फिर यहाँ पे भी हमें रिजल्ट सेम ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। यानी क्या है, दोनों का रिजल्ट मैच कर रहा है, दोनों का फोटोग्राफ मैच कर रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे से बायोलॉजिकली रिलेटेड है, यानी ये इसकी डॉटर है या फिर ये इसकी मदर है, ये बायोलॉजिकली यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। सो ये वाला प्रोसेस का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। ये है सैंपल यानी क्या है कि इसमें हमें जो कुछ भी मिला था, हेयर सैंपल, स्किन सैंपल, ब्लड सैंपल, इसके साथ हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर इस तरह से अभी हमें इतना बड़ा डीएनए मिल गया, बट इतना बड़ा डीएनए का हमें क्या करना है, हमें छोटे से सेगमेंट चाहिए। फिर इसलिए हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करना है, जो कि डीएनए को कट करते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट बन गए। फिर उसका हमें करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स क्या होता है, ये है अगारोस जेल का एक शीट, अगारोस जेल। फिर इसके ऊपर क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी, ये अलग अलग अपने अपोजिटली चार्ज साइज के ऊपर जाके एक सीक्वेंस बना देते हैं। फिर सदर्न ब्लॉटिंग में हम यही वाले प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए में करते हैं। फिर उसके बाद में इसका एक्सरे लेने के बाद कुछ इस तरह से रिपोर्ट मिलता है। इस रिपोर्ट को हमें मैच करना है, तो हमें जिसके साथ भी अगर हम मर्डर केस में या फिर फॉरेंसिक में अगर हम ये प्रोसेस करते हैं, फिर हमें क्या करना है, डीएनए के लिए अगर आपको शक है कि जिसका मर्डर हुआ है उसके भाई ने उसका मर्डर किया है, तो क्या करना है, उसके भाई का हमें ले लेना है ब्लड सैंपल और उसका डीएनए रिपोर्ट और ये वाला डीएनए रिपोर्ट, इन दोनों को क्रॉस चेक करना है, ठीक है। सो इस तरह से हमें प्रूफ मिल जाता है फॉरेंसिक्स में।
सो इसके बाद में हमारा एंड वाला पार्ट है। सो इसमें है फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग कौन थे? सो ये थे डॉक्टर लालजी सिंह। 1947 से 2017 यानी काफ़ी अभी रिसेंट तक इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। सो इन्होंने ये वाला जो सिस्टम था, ठीक है, यूजिंग यूज़ ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन केस ऑफ कहाँ कहाँ पे उन्होंने इसको यूज़ करने के लिए हेल्प किया था। सो फर्स्ट उन्होंने बहुत सारे लैबोरेटरीज बनाए थे जिसको यूज़ करके हम जेनेटिक्स का या फिर पॉपुलेशन बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, ट्रांसजेनिक रिसर्च ये सब कर सकते हैं। देन उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ हेल्प किया है या फिर काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन था। इसके अंदर स्पेसिफिक आता है कि उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करके या फिर जीनोमिक्स का यूज़ करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी ऐसे प्लांट्स, ऐसा वाइल्ड लाइफ, ऐसे जानवर जो अभी नियर अबाउट नष्ट होने वाले हैं या फिर फिनिश होने वाले हैं इस अर्थ से, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जेनेटिक लेवल पे, इसके अंदर भी इनका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक के काफ़ी टेस्ट में इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। सो इसके ऊपर आपको वैसे तो कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, बट स्टिल आपको याद रखना है बिकॉज ये वन ऑफ द साइंटिस्ट है जो कि इंडिया के हैं और जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स में या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सो यहाँ पे हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।